जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बहुत अच्छे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही जबरदस्त वीडियो होगी यूट्यूब में। जी हाँ, बिल्कुल कॉम्बो वीडियो होगी, और एक ऐसी कॉम्बो वीडियो जिसका अभी तक यूट्यूब पर कोई ऐसा तोड़ नहीं है। क्यों है? क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे दो बातें। सबसे पहले जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हाउ टू बिकम एएसए इन एमईए, विदेश मंत्रालय में आपकी डायरेक्ट एंट्री कैसे होगी और कैसे आप महीनों के लाखों रुपए कमाएंगे, कैसे आप अपने भारत देश की सेवा करेंगे, साथ साथ अन्य देशों में रहकर भी आप बहुत बड़ा नाम कैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में हम बहुत ही प्यारी जानकारी जानने वाले हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को 60 दिन 60 मैराथन के सबसे पहले एपिसोड, मतलब बहुत सारे एपिसोड हो रखे हैं, लेकिन आज रेशियो का सबसे पहला एपिसोड होगा जिसमें हम रेशियो को बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल कवर करेंगे भाई। ठीक है, माफी लेट के लिए माफी चाहेंगे। जल्दी से जो है एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, चलिए बिल्कुल भाई, क्लास चलेंगी। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेंगे, फिर इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे काम होते हैं जो पीछे बैकग्राउंड में करना होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा जो है काफी ज्यादा टाइम लग गया। चलो तो बात करते हैं यहां पर सबसे पहले कि देखो क्या होता है कि एसएससी सीजीएल का जो आप पेपर देते हैं उसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, और उसी में से एक सबसे दमदार और सबसे खूबसूरत पोस्ट है हमारा एएसओ इन एमईए। एक छोटी सी क्लिप इसके बारे में हम लोगों ने शेयर किया था, और वो क्लिप जो है 2.5 लाख से ऊपर व्यूज अर्जित कर चुका है। छोटा सा क्लिप, तो जब एक छोटा सा क्लिप 2.5 लाख से ऊपर का व्यूज जा सकता है, तो वहीं पर बच्चों का डिमांड था कि सर आप कंप्लीट वीडियो लेकर आओ और कंप्लीट तरीके से बताओ। ठीक है, पढ़ाई तो हम करते ही रहते हैं, साथ में कुछ ऐसा हो सके जिससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिले, तो वो आप लोगों के हाजिर है, आप लोगों के सामने हाजिर है। मुझे पूरे 2 दिन लगे हैं इस पीपीटी को बनाने में। एक एक बात मैंने कंसल्ट की है, जो लोग ऑलरेडी फॉरेन डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं उनसे भी मैंने इन बातों को कंफर्म किया है कि क्या जो बात ऐसा सुनने में आता है क्या वो सही है या वो गलत है, कितनी बातें सही है कितनी बातें गलत है, क्या जो हम बात करते हैं महीने के 2 लाख 3 लाख रुपए में जो सैलरी मिलती है, क्या ये बात में दम है। क्या ये कहा जाता है कि जो बच्चे हमारे जो भी लोग विदेश मंत्रालय में एमईए में पोस्टेड होते हैं उनकी जो सैलरी होती है उसके तो उसके अलावा जो फायदा हो गया, जैसे मानो कि अगर मैं एमईए में हूं, ठीक है, तो मुझे ऐसा पर्क मिलता है, 5 स्टार फैसिलिटी मिलती है, हेल्थ रिसोर्सेज में बेनिफिट मिलता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के सबसे टॉप अस्पताल में मैं फ्री में अपनी जो है वो इलाज करा सकता हूं अपना, अपने फैमिली का। मेरे जो बच्चे होंगे उस स्कूल में, मतलब जैसे मानो अगर लंदन में पोस्टिंग हुई तो लंदन के सबसे टॉप स्कूल में फ्री में ऐसी शिक्षा मिल सकती है। क्या ये बात में सत्यता है? तो बिल्कुल इन सभी बातों को लेकर जितने भी आपके मन में 50 तरह के डाउट होंगे वो सभी के सभी मैं आप लोग को क्लियर करूंगा भाई। बहुत मेहनत की है मैंने आप सभी के लिए, तो आपका भी ये बात फर्ज बनता है कि तुरंत एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, ठीक, और सब जगह पर शेयर कर दो भाई, ताकि ये जो बात है ना ये सब जाने और इससे सबका बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है एएसओ इन एमईए, एएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और एमईए का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी विदेश मंत्रालय। ठीक है, जैसे विदेश जो मंत्री थे हमारे पिछली सुषमा स्वराज थी जिनका निधन हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पूरा कंप्लीट जानकारी हमें जो है वो प्राप्त मिलेगा। कंप्लीट प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम क्या होता है, एज लिमिट कितने होते हैं, पावर कितनी है, सैलरी कितनी है, हर एक बात को लेकर। उसके पहले आप इस स्लाइड को देखो। देखो, भारत में अगर आप रहते हैं तो आपको भारत में 3 तरह के पासपोर्ट मिलते हैं। बहुतों को यह बात नहीं पता, ठीक है, उसके बारे में आपको बताता हूं। 3 तरह के पासपोर्ट कैसे? सबसे पहले हो गया नेवी ब्लू कलर का पासपोर्ट, फिर हो गया व्हाइट कलर का, और फिर हो गया मरून कलर का। ठीक है, जो आम जनता होती है, जो आम नागरिक होते हैं, उन्हें मिलता है आपको नेवी ब्लू कलर का पासपोर्ट, जिसको हम कोड भी देते हैं नॉर्मल। ठीक है, पी फॉर पासपोर्ट, पब्लिक के लिए। जैसे मानो कि अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हो, आपके पिताजी बनवा रहे हैं, आपके पड़ोसी बनवा रहा है, तो उसको नेवी ब्लू कलर का पासपोर्ट मिलेगा। उसी तरीके से व्हाइट पासपोर्ट जो है वो सभी के सभी डिप्लोमा, यहां पर जो भी भारत की तरफ से जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो अदर कंट्री में जाके रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आप विदेश मंत्रालय में लगेंगे तो आपको व्हाइट मिलेगा। और मरून कलर का जो पासपोर्ट होता है ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, ये ऑफिशियल पासपोर्ट है, और ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। अब ये डिप्लोमैट्स कौन होते हैं? डिप्लोमैट्स वो हो गए जो भारत सरकार की तरफ से किसी और कंट्री में जाते हैं, बायलैटरल मीटिंग्स के लिए हो गए, जैसे, ठीक है, समझौता के लिए हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए हो गए, तो वहां पर आपको मिलता है डिप्लोमेटिक इंडियन पासपोर्ट। जैसे आपने ये भी सुना होगा कि हमारे सीआईएसएफ के कुछ जवान गए और अफगानिस्तान में जाकर वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस समय वो ब्लू कलर के पासपोर्ट से नहीं जाएंगे, व्हाइट कलर के पासपोर्ट से जाएंगे। ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, इसलिए साफ लिखा गया इशूड टू इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव इंडियन गवर्नमेंट
ठीक है, ऑन ऑफिशियल बिजनेसेस, और यहां पर इश्यू टू इंडियन डेवलपमेंट। तो भाई साहब ये बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। एएसओ इन एमईए लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है पावरफुल पोस्ट इन एसएससी सीजीएल। अब यहां पर बहुत सारी बातों को लेकर आपके मन में असमंजस होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे कि सर कौन सा एग्जाम हम क्वालिफाई करेंगे कि सर हम एएसओ इन एमईए लग सकते हैं, ठीक है, या विदेश मंत्रालय में हमारी एंट्री हो सकती है, पावर क्या क्या होगा सर, एलिजिबिलिटी कितनी होगी, उसके अलावा वर्क प्रोफाइल हो गया, ट्रेनिंग हो गया, सैलरी हो गया, सभी बातों पर एक एक पॉइंट में अच्छे तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर एग्जाम को लेकर कि भाई दो एग्जाम अगर आप देते हो, एक हो गया एसएससी का जिसमें सीजीएल का पेपर अगर आप दे रहे हैं, और दूसरा हो गया यूपीएससी का। अगर आप दो पेपर को अच्छे तरीके से क्वालिफाई करते हैं, अच्छे नंबर लेकर आते हैं, सबसे जो टॉप कट ऑफ वाली पोस्ट होती है उनके थ्रू आप विदेश मंत्रालय में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे दो एग्जाम हो गया एसएससी सीजीएल का और दूसरा हो गया हमारा यूपीएससी का। एसएससी सीजीएल को अगर आप क्लियर करते हैं तो आप लगते हैं एएसओ इन एमईए, ठीक है, विदेश मंत्रालय में आपकी एंट्री होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से। और अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हैं तो यूपीएससी को क्लियर करने से क्या होगा, यूपीएससी में सीधा आप जाते हैं आईएफएस कैडर में, इंडियन फॉरेन सर्विस में, और वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है। कौन सा पोस्ट मिलता है वो भी आगे चलकर हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हर जगह पर वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों। तो बात करते हैं सर एसएससी सीजीएल में कौन सा ऐसा पोस्ट है, कैसे कैसे जो है हमें कैसे कैसे पेपर क्लियर करना होगा, क्योंकि यूपीएससी के बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एसएससी के माध्यम से हम डायरेक्ट एएसओ इन एमईए कैसे लगेंगे, कितने स्टेप्स में हमें पेपर देना होगा, ठीक है, एक एक बात को यहां पर समझिएगा अच्छे से। तो सबसे पहले आपको देना होता है टीयर 1, जैसे कि अभी आप लोगों का टीयर 1 जो है वो अप्रैल में है सीजीएल का, और उनमें टीयर 1 में आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। इस तरीके से 4 सब्जेक्ट में 200 नंबर का पेपर होता है। यहां पर जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप देते हैं मेंस, जैसे कि हमारे सीजीएल 2020 का मेंस कल था जिसमें मैथ और इंग्लिश का पेपर 200 नंबर का होता है। फिर आप मेंस देते हैं, उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव, जो कि अभी 5 दिन बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। जो 2020 के कैंडिडेट थे उनका डिस्क्रिप्टिव 100 नंबर का होता है। एक ऐसे राइटिंग होती है, प्रेसिस राइटिंग होती है, या फिर लेटर भी कभी लिखना होता है। जब आप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 दे देते हैं उसके बाद आपको कोई भी पेपर नहीं देने की आवश्यकता होती है। 700 नंबर का आपका पेपर हो गया है और जो कट ऑफ आता है वो इसी 700 नंबर के बीच में ही आता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे यहां पर टीयर 4। अब टीयर 4 है क्या, तो देखो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि एसएससी सीजीएल में क्या होता है, बहुत ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए टाइपिंग की आवश्यकता है और बहुत ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, उसमें टाइपिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो एएसओ इन एमईए लगते हैं उनमें टाइपिंग की आवश्यकता है। तो इनको एक अलग से पेपर देना होता है टीयर 4, जिसको हम कहते हैं सीपीटी। सीपीटी में 15-15 मिनट के 2 पेपर होते हैं। एक आपका एक्सेल फाइल बनाना हो जाता है, पावर पॉइंट हो जाता है, और दूसरा आपके टाइपिंग हो जाती है। और लास्ट जो आता है टीयर नंबर 5, 4 नहीं है 5 है, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होता है अपना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 जगह पर होता है। सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी के ऑफिस में होगा, और फिर उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी तब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके डिपार्टमेंट में होगा। जैसे अगर आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में लगते हैं तो आपको दोबारा अपने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वाले ऑफिस में दिल्ली में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर लगते हैं जिस भी स्टेट में लगते हैं, फिर वहां के डिपार्टमेंट में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि सर क्या इसमें कोई भी इंटरव्यू पोस्ट है या कोई इंटरव्यू होता है, तो नहीं भाई, यूपीएससी में इंटरव्यू होता है, एसएससी में इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। क्या कोई फिजिकल टेस्ट होता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, साइकिल चलाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आपको फिजिकल टेस्ट नहीं है। और यही इस पोस्ट की खूबसूरती होती है, इसी कारण लड़कियां जो हैं वो सबसे ज्यादा इस पोस्ट को पसंद करती हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट होता है, तो हाँ भाई टाइपिंग टेस्ट होता है, और टाइपिंग टेस्ट ज्यादा कठिन नहीं होता, बहुत ही आसान, बहुत ही नॉर्मल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर पावर के बारे में कि सर पावर कितना है। तो भाई साहब पावर बेइंतहा है, बेहताशा पावर है, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक चलकर छोटी सी बात आगे। एक स्लाइड देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, भले एक दिन मेरी क्लास ना लगे, ठीक है, लेकिन जो अगली क्लास होगी ना वो पूरे तैयारी के साथ होगी, पूरे दमदार तरीके से होगी। मेरा मानना यह है कि अगर मैं एक वीडियो उससे संबंधित यूट्यूब पर डाल रहा हूं बच्चों को लेकर, तो मैं संपूर्ण जानकारी उनको दे सकूं ताकि उन्हें कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। तो ये पावर शब्द है तो अपने आप में 5 लेटर का, लेकिन एक एक वर्ड आपको
डिफाइन करेगा कि आपका सच में कितना बड़ा रुतबा होता है, कितना ज्यादा सम्मान होता है जब आप एएसओ इन एमईए लगते हैं तब। दूसरी बात करते हैं पैसे को लेकर। तो देखो भारत सरकार में जो नौकरियां होती है ना, यहां पर जो पैसे आपको मिलते हैं 4600 ग्रेड पे के अनुसार से 70,000 से 80,000 मिलती है। पैसा यहां तब बरसता है आपके अकाउंट में जब आप विदेश में पोस्टिंग लेते हैं, तब आपको महीने के 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए मिलते हैं। वो भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। और बात करते हैं सोशल स्टेटस की। तो देखो जो बिहार और यूपी के लोग होते हैं उनके लिए मैं एक बात बताता हूं। देखो जैसे मैं भी बिहार का हूं, तो हमारे यहां अगर आप किसी को बोलेंगे ना कि इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का माइंडसेट बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप किसी को एमईए बोलेंगे ना, तो उनका माइंडसेट उतना बड़ा नहीं है। वो उस तरीके से नहीं समझेंगे, अच्छा एमईए क्या बोल रहा है पता ही नहीं। बहुतों को लगता है अरे एमईए तो पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन आप उन्हें बोलो विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय के पावर कितने होते हैं, सोशल स्टेटस क्या होता है, एक एक बात को आपको धीरे धीरे करके जानकारी अभी मैं दूंगा। वीडियो के अंदर एक एक बात बताऊंगा मैं आपको कि आपके सच में वैल्यू क्या है। आपका सिर्फ वैल्यू भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर भी है। पूरी दुनिया आपकी कदर करेगी। सभी बातों को धीरे धीरे हम जानेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ सरकार आपसे यह बोलती है, जो आपकी कमीशन एसएससी है, बोलती है कि बेटा देखो तुम ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे आपने बीटेक किया है, चाहे आपने जो है ऑनर्स किया है, या फिर आपने बीए किया, कोई भी, मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए, सिंपल सी बात है। और एज की बात करें तो 30 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। 30 साल के अलावा भी रिलैक्सेशन मिलता है, वो अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। जैसे एससी कैटेगरी को अलग मिला, एसटी को रिलैक्सेशन मिलता है, इसके अलावा ओबीसी को एज का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो ये सभी जो हो गए आपको एज रिलैक्सेशंस भी मिलते हैं, जिसके बारे में अभी कभी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलो बात करते हैं जो पावर के बारे में। तो पावर को मैं आपको ये 2 फोटो के माध्यम से दर्शाना चाहता हूं। क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, एक शब्द सुना होगा आपने, दूतावास, यानी इंग्लिश में एम्बेसी, सुना है ना आपने। अब ये एम्बेसी का शब्द मैं आपको समझाता हूं कि एम्बेसी का मतलब क्या होता है। ये जो दिख रहा है ना फोटो, ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये एम्बेसी है। और ये किसकी एम्बेसी है, तो ये भारत की एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है। कहां पर है, तो यूएसए में। ठीक है, इसी तरीके से भारत का एक और एम्बेसी है, वो है बीजिंग और चाइना में। ये आपका भारत का दूतावास है। ठीक है, इसी तरीके से पूरे के पूरे विश्व में अलग अलग कंट्रीज में कम से कम 60 कंट्रीज हैं, जहां पर मैं आपको बताऊं तो भारत के एम्बेसी हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में कभी आप अगर घूमने चले जाएंगे नॉर्थ ब्लॉक के साइड में आपको, तो आपको हर कंट्री का एम्बेसी दिखेगा। आपको यहां पर एक तरीके से मैं बोलूं तो चाइना का एम्बेसी दिखेगा, अमेरिका का एम्बेसी दिखेगा, आपको रशिया का एम्बेसी दिखेगा। ठीक है, तो हर कंट्री का एम्बेसी होता है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी कंट्री होती है ना, तो उस कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट हर कंट्रीज के एम्बेसीज होते हैं, जो पावरफुल नेशंस होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मानो कि जैसे अभी आपने एक अफगानिस्तान का केस सुना था कि अफगानिस्तान में जो है पूरी की पूरी सरकार भाग गई और वहां पर जो है वहां के जो आतंकवादी संगठन है उनका पूरा कब्जा हो गया। अब ऐसे केस में क्या हुआ, रातों रात तख्ता पलटा। अब रातों रात तख्ता पलटा तो अफगानिस्तान में जो भारत के निवासी रह रहे थे उनको वहां से बाहर कौन निकाले। आपने एक एयरलिफ्ट की मूवी भी देखी होगी अक्षय कुमार की, वहां पर भी मूवी में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि एयरलिफ्ट के माध्यम से उस कंट्री में रह रहे भारत के सभी लोगों को भारत में लेकर आया गया। तो भाई ऐसे तो होता नहीं ना कि मैं अभी जाऊंगा बोलूंगा हाँ भैया चलो 5 एरोप्लेन लेके चलते हैं और अपने दोस्तों को उठा के लेके आते हैं, अपने भारतवासियों को उठा के लेके आते हैं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हर कंट्री में अपना एक एम्बेसी होता है, जहां पर उस कंट्री में भारत के रह रहे लोग जाकर वहां पर संपर्क करें, जो भी उनको समस्याएं हैं वो यहां पर बता सकें। ठीक है, और उसी तरीके से ये पूरे के पूरे डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और इस तरीके से भारत को मदद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैं फंस गया हूं, कहां में जाकर, लंदन में मैं रह रहा हूं और वहां पर मुझे अपने कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो मैं जाकर किससे बोलूंगा, मैं अपने इंडियन हाई कमांड से बोलूंगा, मैं अपने इंडियन एम्बेसी में जाऊंगा। तो उस इंडियन एम्बेसी में जाएंगे, वहां पर आपके सारे ऑफिशियल वर्क्स होते हैं। ठीक है, जब कोई कंट्री से भी आपके इंडिया से भी जाता है या कोई एनआरआई आ रहा होता है, तो सारा का सारा जो वर्क होता है वो आपके अपने कंट्री के एम्बेसी में होता है। तो हर कंट्री में भारत की एक एम्बेसी है। जैसे यूएसए में ये हो गया, उसी तरीके से चाइना में काम भी एम्बेसी हो गई। ठीक है, और इस एम्बेसी में आपकी पोस्टिंग होती है। आप बोलते हैं ना सर विदेश मंत्रालय में जाएंगे तो कहां काम करेंगे, अगर लंदन चले गए तो कहां पर काम करेंगे, तो ये जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो एम्बेसी होती है, इसी के अंडर में आपको काम करना होता है। इसमें लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सभी ऑफिसर्स होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं और एक बढ़िया तरीके से आप एक कंट्री के अंदर एक कंट्री रन कर रहे होते हो। इसलिए एम्बेसी को एक और बात भी कहा जाता है, कंट्री विद इन अ कंट्री। और एक बात को हमेशा ध्यान रखना, एम्बेसी की जो पावर होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। उस देश के ऊपर अटैक हो सकता है लेकिन कभी एम्बेसी के ऊपर अटैक नहीं हो सकता। अगर एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ इसका मतलब सीधा है कि आपने उस नेशन के ऊपर अटैक किया है। अभी आपने देखा भी होगा कि इजराइल के एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ था, फिर इजराइल ने उस कंट्री का क्या हाल किया था।
ठीक है, आप किसी के एम्बेसी के ऊपर अगर अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस नेशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यानी सबसे सुरक्षित अगर उस कंट्री में कुछ है तो उसकी एम्बेसी है, और वो सीधा का सीधा एक कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। और जब आप इसके अंदर काम कर रहे होते तो सोचिए कि आप एक भारत सरकार की तरफ से भेजे गए एक राजदूत हैं जो पूरे के पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जो पावर है और इसका जो सोशल स्टेटस है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत महान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर वर्क प्रोफाइल के बारे में कि चलो भैया इस बिल्डिंग में चले गए, काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर क्या रहे हैं, क्या काम हमें मिला है। तो वहां पर जाने के बाद कम से कम 10-15 तरह के काम होते हैं जो नॉर्मली ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन मैंने यहां पर फिलहाल तरीके के 3 काम लिखे हुए हैं। जैसे मानो यहां पर आपने आईएफएस ऑफिसर सुना है, सिर्फ ना कि बाहर की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की भी बात कर रहे हैं। आईएफएस ऑफिसर कैसे आते हैं? यूपीएससी से। यूपीएससी आप देते हैं तो आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, और एक और होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। और इंडियन फॉरेन सर्विस के जो असिस्टेंट होते हैं वो सीधे के सीधे किससे जाते हैं? एसएससी सीजीएल से। यानी अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो आप आईएफएस ऑफिसर बनेंगे, और अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर रहे, एसएससी से जा रहे हैं, तो आप उनके असिस्टेंट बनेंगे। धीरे धीरे आपका प्रमोशन होने के बाद भी आप भी जो है आईएफएस कैडर में आ जाते हैं। दोस्तों 1000+ लाइव कर दो, बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे टोटल 2 दिन लगे हैं, 48 घंटे, तब जाकर ये पीपीटी बनी है। अलग अलग लोगों से मैंने संपर्क किया है, जो ऑलरेडी कोई बगदाद में पोस्टेड है वहां से उनसे मैंने बात की फेसबुक के माध्यम से, ऑलरेडी जो है दिल्ली में कोई पोस्टेड है तो उनसे मेरी बात हुई है, तब जाकर एक कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि एक सही जानकारी मैं आपको दे सकूं और ये एक अलग आपके अंदर पैदा कर सके कि नहीं यार अब तो मुझे भी करना है। आज बहुतों का सपना मैं बना देने वाला हूं यहां पर कि आप चयनित कर लोगे कि हां भाई हम भी एएसओ इन एमईए लगेंगे, देख लेना। बस आज यहां सर दिखा रहे हैं और अब मेरे माइंड में ये पिक्चर जा रहा है, और अब तो मेरा विजन और क्लियर हो गया है। अब तो भैया एसएससी में रैंक लेकर आएंगे और एमईए बनकर रहेंगे। इसलिए कह रहा हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, ठीक है, ताकि सबका बेनिफिट हो सके, सब ये पार्ट को जान सके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फाइलिंग वर्क इन एमओयू। अब देखो क्या होता है ये एमओयू शब्द, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्या होता है कि जैसे मानो यहां पर आपने बहुत बार ऐसा भी सुना होगा कि यार इंडिया का समझौता हुआ है रशिया के साथ कि हम तुमको इतने वेपन्स देंगे, तुम हमें इतने वेपन्स दोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि मोदी जी जाके खुद जो है व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठ के और बात कर लेंगे, हाँ भैया देखो हम तुमको 10 ब्रह्मोस दे रहे हैं, तुम हमको इतना ये देना वो देना, ऐसे नहीं होता। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब बनता है तो उस कंट्री में जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं वो पूरे के पूरे यहां पर सहयोग करते हैं, उनके सहायता से ही कोई भी चीज है वो लेन देन होती है यहां पर। ठीक है, तो वो असिस्ट करते हैं सबसे पहले आईएफएस ऑफिसर को। इसके अलावा फाइलिंग वर्क जो एमओयूज का होता है उनमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो एएसओस का होता है, एमईए विदेश मंत्रालय वालों का सबसे ज्यादा हस्तक्षेप होता है। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे केसेस देखे होंगे, जैसे सुषमा स्वराज को किसी ने ट्विटर पर टैग कर दिया कि हम दुबई में काम करने आए थे और 5 साल हो गया, हमको बंधक बना के रख लिया गया है, प्लीज हमारी सहायता करिए। और ऐसे ऐसे वीडियो सुषमा स्वराज के पास आते थे, वो तुरंत विदेश मंत्रालय को वहां पर सूचित करती थी और वहां पर उस व्यक्ति को फिर वहां से छुड़ाया जाता था कानूनी प्रक्रिया करके। ठीक है, जैसे आपके विजय माल्या हो गए, वो भाग गए, या कोई और नीरव मोदी भाग गए यहां पर, तो फिर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो विदेश मंत्रालय की हो जाती है और सारा ट्रैक रिकॉर्ड सब कुछ जो है वो वही मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहां पर आपने देखा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, ये बहुत जरूरी है। जैसे मानो यहां का अगर कोई भी स्टेट का सीएम हो गया या किसी हमारे जो पीएम हो गए, वो अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो है माने मानो कि अगर मैं एक तरीके से बोलूं यहां पर कि पाकिस्तान के जैसे मान लो कि यहां पर इमरान खान हो गए, ठीक है, और उनके साथ मीटिंग करानी है, किनकी, मोदी जी की मीटिंग करानी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मीटिंग करानी है, तो जो कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे हो गया, कोई ऐसी कंट्री है जहां पर वो हिंदी नहीं बोलते और हम हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कराने के लिए जो है वहां पर उस तरीके से इस्तेमाल जो है वहां पर जो सहयोग है वो सहयोग हमारे विदेश मंत्रालय की पूरी टीम करती है। जो ट्रांसलेटर हो गए, जो वहां पर ऑफिशियल पेपर वर्क हो गया, एवरीथिंग जो भी होता है वही विदेश मंत्रालय के बिल्डिंग से, वही विदेश मंत्रालय के डिपार्टमेंट से होता है। ठीक है, और जो लास्ट हो गया वो हो गया एनआरआई का, जिसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है भाई, चलो मेडिकल इश्यू नहीं है। और एक और फायदा मैं आपको बता दूं, जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं ना, वो भी विदेश मंत्रालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। हर कोई अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, स्टेटस पे लगा दो। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। आप वीडियो को शेयर करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन आएगा, तभी मैं और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लेकर आऊंगा और आप लोगों के एक एक सेकंड की वैल्यू आपको दूंगा मैं। तो वीडियो को शेयर करिए दोस्त, हर जगह पर शेयर करिए। ठीक है,
हर जगह पर शेयर करिए ताकि हर किसी का बेनिफिट हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नया कर सकूं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं यहां पर ट्रेनिंग के लिए। तो देखो आप लोगों की ट्रेनिंग कहां पर होती है। ट्रेनिंग जो होती है वो आपको जेएनयू में होती है। जैसा कि आपने सुना होगा, कन्हैया कुमार के नाम से भी जेएनयू काफी फेमस हो गया था, और बाकी यहां पर जेएनयू में जो है आए दिन प्रोटेस्ट भी चलते रहता है, ये भी आप जानते हैं। और यहां से बहुत बड़े बड़े पास आउट हुए हैं, तो यहीं पर एक ब्लॉक है एफएसआई, वहीं पर आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है। इसमें किसकी किसकी ट्रेनिंग चलती है ये बात जान लीजिए। लवासना तो आप सब जानते हैं कि यूपीएससी का जब ट्रेनिंग होता है वो लवासना में होता है, लेकिन वहां से जब लोग अलग अलग कैडर के बाद आते हैं तो जो आईएफएस ऑफिसर्स हो गए उनकी भी ट्रेनिंग इसी जेएनयू में होती है। एसएससी सीजीएल के माध्यम से जो एमईए जाते हैं, एएसओ इन एमईए, उनकी भी जो आपको ट्रेनिंग हो गई वो इसी बिल्डिंग में होती है। इसके अलावा सीएचएसएल से जो एलडीसी हैं, एलडीसी में जो डिपार्टमेंट में जो अलग अलग जाते हैं टाइपिस्ट, उनका भी ट्रेनिंग इसी बिल्डिंग में होता है। और ट्रेनिंग का जो पीरियड रहता है वो 30 डेज का रहता है। इसी 30 दिन के अंदर आपको हर एक बात का जो है जानकारी दिया जाता है। ठीक है, बच्चा पूछ रहा है कि सर आपका नाम क्या है। हमारा नाम आदित्य रंजन है। ठीक है, और ट्रेनिंग में मुख्यतः किन बातों के ऊपर फोकस किया जाता है। ट्रेनिंग में मुख्यतः आपको इस बात पे फोकस किया जाता है कि आपको पासपोर्ट कैसे बनाना है। पासपोर्ट पे आपको, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप अभी चले जाओ मानो पासपोर्ट बनवाने, तो पासपोर्ट बनवाने कहाँ जाओगे, जो आपका विदेश मंत्रालय का विभाग है वहीं पर जाओगे आप। ठीक है, तो ट्रेनिंग में ये सभी बातों के ऊपर फोकस किया जाता है। वीजा से संबंधित जुड़ी जानकारी, पासपोर्ट से संबंधित कि कौन सा नकली है कौन सा असली है। ठीक है, किसी का पासपोर्ट बनाना है, वीजा बनाना है किसी और कंट्री का, तो सभी जो है वहीं पर विभाग में होते हैं। इसके अलावा कुछ आपको एमईए के एडमिनिस्ट्रेशन बताए जाते हैं। ये सभी बातें मैंने यहां पर लिख रखा है। ट्रेड से संबंधित कुछ जानकारी हो गई, तो ये सभी के ऊपर आपको जो है 2-2 दिन 3-3 दिन करके आपका जो ट्रेनिंग होता है 30 दिन पूरा किया जाता है, और इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको सीबीआई में बताया था, सीबीआई में ट्रेनिंग कैसे होता है। सीबीआई वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके मेरी 60 दिन 60 मैराथन के प्लेलिस्ट में देख लेंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर की जिन्होंने देखी है वो भी जाके 60 दिन 60 मैराथन में देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि सीबीआई में क्या होता है कि आपको बंदूक चलाना सिखाते हैं। ठीक है, आपको जो है नारकोटिक्स के बारे में पूरा का पूरा बताते हैं, ड्रग्स के बारे में पूरा बताते हैं, पूरा लॉ एंड ऑर्डर आपको पढ़ाते हैं। तो यहां पर आपको ना बंदूक चलाना सिखाएंगे, ना लॉ एंड ऑर्डर पढ़ाएंगे, ना आपको नारकोटिक्स के बारे में बताएंगे। जो इनका ऑफिशियल वर्क होगा उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। 35 वीक नहीं कह रहा मैं, यहां पर 30 डेज कह रहा हूं, क्योंकि 30 दिन के अंदर इसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। 30 दिन के अंदर ट्रेनिंग खत्म। और एक और बात बता दें, अगर एसएससी सीजीएल में सबसे पहले किसी पोस्ट की ज्वाइनिंग आती है तो वो इसकी आती है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, 2017 सीजीएल का जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट के 1 महीने के बाद यहां पर ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, ट्रेनिंग का लेटर आ गया था कि भैया पहुंच जाइए जेएनयू, अपना बोरिया बिस्तर लेकर, वहां पर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं हम एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें तो ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर है, अभी इनका जो ज्वाइनिंग आया है वो पिछले 2021 के दिसंबर में आया है। तो सबसे फास्ट अगर किसी की ज्वाइनिंग आती है तो विदेश मंत्रालय की आती है, एएसओ इन एमईए की, और सबसे लेट अगर किसी का आता है तो वो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। मतलब जब तक एक एक्साइज इंस्पेक्टर का पर्सन ज्वाइन करेगा तब तक 1 साल की जो सैलरी है या 1 साल का जो प्रमोशन ग्रोथ है वो आपको विदेश मंत्रालय से मिल जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो है पोस्टिंग के बारे में। पोस्टिंग के बारे में बहुत बच्चे जो होते हैं सोच रहे होते हैं, अरे ऐसे कैसे, हमको क्या पहले पोस्टिंग में लंदन भेज देगा, दूसरे पोस्टिंग में क्या हमको अफगानिस्तान बगदाद भेज देगा, पाकिस्तान भेज देगा। तो पोस्टिंग के बारे में एक बहुत मिथ चल रहा होता है। ठीक है, कि किसी को क्या ऐसे थोड़ी है कि लंदन भेज दे, तो कैसे पोस्टिंग होता है, प्रोसीजर क्या होता है, जानकारी कैसे होती है, सब बातों को समझो। सबसे पहले तो यहां पर अगर आप भारत में सेवा देना चाहते हो तो आप भारत में एमईए ऑफिस दिल्ली में काम कर सकते हो। ठीक है, जब आप 2 साल 3 साल जब आप काम कर लेते हैं, जब आपकी थोड़ी सी सीनियरिटी हो जाती है, उसके बाद यूं समझ लीजिए जैसे आप गेम खेलते हैं ना, एक लेवल को क्रॉस किया तो दूसरा लेवल आपके लिए खुल जाता है। सेम तरीके से जब आप 2 साल 3 साल यहां पर काम कर लेते हैं दिल्ली में रहकर, तो उसके बाद आपको विदेश जाने के रास्ते खुल जाते हैं और आप अलग अलग कंट्रीज में जा सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज में जाने का भी क्या प्रोसीजर है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले भारत में समझ लेते हैं कि भारत में कहां कहां काम करना है। कोई अगर दिल्ली में जॉब करना चाहता है तो दिल्ली में कर सकता है, और अगर दिल्ली में जॉब नहीं करना चाहते, आप किसी और स्टेट के हैं, कोई जैसे मानो यहां पर चंडीगढ़ का है, या कोई पंजाब का है, कोई हरियाणा का है, कोई उत्तराखंड का हो गया, तो आपके अलग अलग स्टेट में भी रीजनल ऑफिस होते हैं, पासपोर्ट ऑफिस और स्पार्टपोस्ट ऑफिस में जो है आप वहां पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंडिया का बात। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन पोस्टिंग के बारे में। फॉरेन में कितने तरह के पोस्टिंग होते हैं, यहां पर देखो छोटे से स्लाइड के माध्यम से बताया है।
ठीक है भाई। चलो, फॉरेन पोस्टिंग में क्या होगा, देखो कितने तरह की कंट्रीज होती है। एक होता है ए स्टार कंट्री, दूसरा होता है ए, फिर होता है बी कंट्री, फिर होता है सी कंट्री, फिर होता है सी स्टार, और इसके बाद भी एक और कंट्री होती है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मुझे उस भाई से मिली जो ऑलरेडी बगदाद में है और जो ऑलरेडी एएसओ इन एमईए है। उन्होंने पूरी की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं होता है कि तुम जो है सीधा का सीधा लंदन चले जाओगे काम करने। एक प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे मानो सबसे पहले मैं एएसओ इन एमईए लगा। एएसओ इन एमईए लगने के बाद क्या हुआ कि मैंने 2 साल 3 साल भारत सरकार में सेवाएं दी। दिल्ली में जो है मेरा पूरा का पूरा काम चला। उसके बाद हमारे लिए ऑप्शंस बाहर जाने के खुल जाते हैं। बाहर जाने के कितने ऑप्शंस है, तो एक तरीके से यूं समझ लो 60 कंट्रीज हैं, लेकिन शुरू में जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो 30 कंट्री का आता है। उस 30 कंट्री में हमें अपना फॉर्म फिलअप करना होता है। फिर पूरा का पूरा पेपर वर्क होता है, और पेपर वर्क होने के बाद तब वो पहुंच जाता है आपके ऑफिस में, और फाइनली कुछ महीने के अंदर आपके पास आ जाता है कि हाँ आपको ये कंट्री मिला है। अगर मानिए कि आपको पाकिस्तान मिल गया और आपको पाकिस्तान नहीं जाना है, तो आप जाने के लिए बाध्य नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, आप मना भी कर सकते हैं। लेकिन मना करने के बाद क्या होता है कि कुछ महीने के ऊपर आपके बैन लग जाता है। कुछ महीनों तक आपके ऊपर बैन लगा रहता है कि अब आप अप्लाई भी करेंगे दोबारा से तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यार देखो जब आप पोस्टिंग के लिए फॉरेन में अप्लाई कर रहे होते हो तो बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं। अब भारत सरकार ने इतना पेपर वर्क किया और आपने झटके भर में जो है उनका दिल तोड़ दिया, कहा कि नहीं भैया हम तो जाएंगे ही नहीं, तो इसीलिए आपको कुछ महीने के लिए बैन किया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर ऑप्शंस फिर से खुल जाते हैं। अब बात करते हैं ये जो कंट्रीज हैं, कोडिंग है, इस कोड में किस किस तरह के कंट्री आते हैं। जैसे ए स्टार हो गया, ए स्टार में न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, जितने बड़े बड़े शहर हो गए, बड़ी बड़ी कंट्रीज हो गई, वो सभी के सभी ए स्टार्स में आती हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो। मैं बार बार कह रहा हूं सभी के सभी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दो। 1000+ लाइव चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सही कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इस कंटेंट के दम पे एक मोटिवेशन मुझे मिले, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर जगह वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जैसे ए हो गया हमारा, यहां पर आता है लंदन जैसा आपका कंट्री हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं यहां पर बी नंबर में, जैसे बीजिंग। बीजिंग कहां है, चाइना में है, जिसकी मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी यहां पर, और जिसका मैंने कहा भी था कि देखो ये बीजिंग है। ये आपका बी कोड कंट्री हो गया। बीजिंग कहां गया, चाइना में। ये आपका भारत का एम्बेसी है वहां पर। ठीक है, जैसे बैंकॉक का भी आपने नाम सुना है, तो बैंकॉक भी किस में आता है, तो बी कंट्री में आता है, बी कोड में आता है। सी हो गया आपका मॉस्को। मॉस्को कहां है बताओ, रशिया में। ठीक है, तो मॉस्को जो है अगर आपको है तो आपको सी कंट्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया आपका सी स्टार, और इसको स्टार क्यों दिया गया है, इसको कभी कभी हार्ड कंट्रीज भी कहा जाता है। जैसे आपका इस्लामाबाद, इस्लामाबाद का मतलब यूं समझ लो पाकिस्तान। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि यहां पर पोस्टिंग के प्रोसीजर्स क्या क्या हो गए। जैसे मानो मैंने फॉरेन पोस्टिंग के लिए अप्लाई किया, तो शुरू में जो हमें स्टार्टिंग मिलती है वो हमें C+ स्टार कंट्री से मिलता है, सी स्टार कंट्री से मिलता है। जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बगदाद हो गया, इन कंट्रीज में पोस्टिंग होती है। जैसे जैसे सीनियरिटी डेवलप होते जाती है, या जैसे जैसे आपका जो है थोड़ा थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, फिर आपको सी स्टार के बाद सी दिया जाता है, सी के बाद बी होता है, बी के बाद ए होता है, ए के बाद ए स्टार होता है, और इस तरीके से इस ऑर्डर में आपकी पोस्टिंग होते जाती है। यानी अगर यूं सोच ले कि पहले पोस्टिंग में ही हमको लंदन ट्रांसफर मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक आधा एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें अगर आपका किसी के साथ कोई पहुंच है, नेता के साथ या किसी के साथ, तो आप अपनी पोस्टिंग इनमें किसी कंट्री में करवा सकते हैं। अन्यथा आपको जो जनरल प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, आपको उसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा और उसी तरीके से आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो सैलरी है वो इंडिया में आपको 70+ के करीब में मिलता है। लेकिन जैसे आप इंडिया से बाहर जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, जैसे मानो कि कोई बगदाद में है, या यूं समझ लो कोई लंदन में है, ठीक है, या कोई आपका जर्मनी में है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी, क्या उसको 70,000 रुपया ही मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि सैलरी जो डिसाइड होती है ना, वो करेंसी के पावर के ऊपर डिसाइड होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यूं समझ लो कि अगर भारत में ये सैलरी 70,000 है, तो विदेश में यही सैलरी जाकर उनके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, वहां के खर्च के अकॉर्डिंग, वहां के महंगाई के अकॉर्डिंग सभी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है कि यहां पर अगर हम जो हाउस अलाउंस है 8,000 रुपया किराया दे रहे हैं, तो क्या वहां पर अगर कोई फ्लैट लेगा तो क्या 8,000 में निपट जाएगा। इन सभी चीजों को कैलकुलेट करते हुए जो आपका अप्रोक्सीमेट इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद जो सैलरी आती है वो 2 से 3 लाख रुपए आती है। किसी किसी कंट्री में 2 लाख है, किसी में 2.5 लाख है, किसी में 3 लाख है। तो फॉरेन पोस्टिंग में इंडियन करेंसी के हिसाब से आपको 2 से 3 लाख रुपए मिल जाता है महीने के, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें आराम से जो है आप 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा करके बाकी पूरा का पूरा आप सेव कर सकते हैं, अपने घर बेच सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं। इसलिए सबसे लुक्रेटिव और प्रॉफिटेबल जो पोस्ट होता है वो एमईओ कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी होता है।
इसके अलावा दोस्तों ये बात समझो, ये जो पर्क्स है ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। अगर मैं बोलूं ना कि मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है, किसी को भी मोटिवेशन मिलता है तो पैसे से मिलता है, किसी को भी मोटिवेशन मिलता है तो एक तरीके से उसके बेनिफिट से, जो उससे फायदे हैं। जैसे मानो मैंने आपको कहा दो मोबाइल है, एक रेडमी हो गया और एक नोकिया हो गया, और मैंने कहा कि आप इसमें कौन सा लोगे, तो आप क्या देखते हो, फीचर्स देखते हो, यार इसके फीचर्स अच्छे हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी है तो ये वाला मोबाइल लेंगे। उसी तरीके से जब आप एसएससी का पेपर दे देंगे तो पेपर देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब जाएंगे, पोस्ट प्रेफरेंस जब भरेंगे तो बहुत सारे पोस्ट हैं, तो उसमें आप किसको सबसे पहले नंबर पर स्थान देंगे, वो कब देते हैं, जब आप अपना देखते हैं कि हाँ भाई इससे संबंधित क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, कोई अगर मानो घूमना चाहता है, ठीक, अलग अलग कंट्रीज में, तो वो एमईए के लिए अप्लाई करता है, कोई पुलिस की सर्विस में जाना चाहता है तो सीबीआई या एक्साइज इंस्पेक्टर में जाता है, किसी को नॉर्मल ऑफिस लाइफ चाहिए तो वो सीएसएस में जाता है। तो उस तरीके से इसमें क्या क्या फर्क होता है, पर्क जो है, बेनिफिट जो है वो क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा सैलरी होती है, जैसा कि मैंने बताया 2 लाख से 3 लाख रुपए के करीब में। ठीक है, इसके बाद बेस्ट अमेनिटीज। अब बेस्ट अमेनिटीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूं, जिसमें मैंने हेल्थ और एजुकेशन लिखा है। जैसे मानो आप भारत में 70,000 रुपए महीना कमा रहे हो, ठीक है, आप बीमार पड़ गए, आपको क्या होगा कि खर्चा कराने कराने में ही, इलाज कराने कराने में ही आपके पूरी की पूरी सैलरी चली जाएगी। या आपके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, आप उनको सबसे टॉप स्कूल में रख रहे हो, महंगाई का जमाना इतना है, महीने के 10-10 हजार रुपए आपका महीने का फीस लग रहा है। लेकिन अगर आप एएसओ इन एमईए लगते हैं तो ये दो चीजें जो है आपकी भारत सरकार देती है। ठीक है, यानी आप बीमार हुए या आपके परिवार में कोई भी बीमार हुआ तो उस कंट्री के सबसे उच्च अस्पताल में आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं, कोई रुपया नहीं लगेगा। और उस कंट्री के सबसे टॉप स्कूल में 12वीं तक, 12th तक आप अपने बच्चे की फ्री में पढ़ाई करवा सकते हैं। उसका पूरा का पूरा जिम्मा कौन उठाता है, भारत सरकार उठाती है। ठीक है, कौन उठाता है, भारत सरकार उठाती है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 स्टार अकोमोडेशन। 5 स्टार अकोमोडेशन क्या है, जैसे मानो मुझे पोस्टिंग मिली कहां पर, जर्मनी में, और जर्मनी में गया तो मुझे वहां पर कोई एक जो है हाउस मिला ही नहीं, सरकार की तरफ से रहने के लिए कहीं पर कोई अभी क्वार्टर अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या होगा, मैं वहां के किसी भी 5 स्टार होटल में रह सकता हूं, और जितना भी खर्चा आएगा वो पूरा का पूरा खर्चा कौन देगा, तो भारत सरकार देगी। यानी जब तक हमें यहां पर क्वार्टर नहीं मिलता है तब तक 5 स्टार अकोमोडेशन मिलता है, और ये किसके तरफ से होता है, तो भारत सरकार की तरफ से मिलता है यहां पे। नेक्स्ट बात करें तो फिक्स टाइम जॉब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, 10 से 5:30 भी कर सकते हो, ये फिक्स टाइम जॉब है। अब बोलोगे सर क्यों फिक्स टाइम जॉब के बारे में इसमें ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत मेरे भाई ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने में इच्छुक होते हैं। उनके लिए क्या होता है कि यार एक ऐसा जॉब हो कि शाम के बाद आऊं घर पे तो फोन ना आए ऑफिस का कि भाई तुमने ये फाइल क्यों अधूरा छोड़ दिया, तुमने वो क्यों छोड़ दिया। तो इसमें यह फायदा है कि फिक्स टाइम की जॉब है, घर पे आने के बाद आपको टेंशन नहीं है क्या हुआ ऑफिस में क्या नहीं हुआ, आप आराम से रिलैक्स होकर आगे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या किसी भी एग्जाम की या कोई और अपना काम कर सकते हैं। तो ये बहुत फायदेमंद होता है। नेक्स्ट बात करें यहां पर तो व्हाइट पासपोर्ट। ये व्हाइट पासपोर्ट का है ना भाई बहुत महत्व है यहां पे। जैसे कि मैंने शुरू में ही वीडियो को बताया था कि 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं, ब्लू कलर का, नेवी ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया और मरून हो गया। ठीक है, और ये जो पासपोर्ट है ना, यही एक तरीके से बोले हिंदी में तो आपकी जो औकात है वो बताती है कि आप सच में कितना वैल्यू रखते हैं किसी कंट्री के लिए, इंडिविजुअल कितनी पर्सनालिटी आपकी वैल्यू होती है यहां पे। ठीक है, जैसे मानो यहां पर ब्लू पासपोर्ट हो गया, ये पूरे भारत में हर व्यक्ति के पास है, किसी के पास कोई भी बनवा सकता है। व्हाइट पासपोर्ट हर किसी के बस की बात नहीं होती, उन्हीं को मिलता है जो भारत सरकार के ऑफिशियल्स होते हैं, इसलिए कहा गया ऑफिशियल इंडियन पासपोर्ट इशू टू इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग इंडियन गवर्नमेंट ऑन ऑफिशियल बिजनेसेस। और जो तीसरा हो गया मरून हो गया, जब कोई नेता या कोई बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो डिप्लोमैट्स होते हैं, ठीक है, जब वो किसी मीटिंग के लिए जाते हैं किसी कंट्री में तो वो उनको मिलता है। ठीक, तो ये जो पासपोर्ट है यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, अगर शाहरुख खान जा रहे हैं और मैं एक एएसओ इन एमईए हूं, ठीक है, तो जैसे शाहरुख खान अगर गए तो उनको भाई साहब पूरी चेकिंग चलती है, आपने पता भी है। बहुत ऐसे कंट्रीज होते हैं ना, पूरा बढ़िया तरीके से चेकिंग करेंगे कपड़े हटा हटा के। लेकिन अगर मेरे पास ये पासपोर्ट है तो किसी की कैपेसिटी नहीं है कि कोई हमें हाथ तक भी लगा के दिखा सके, क्योंकि ये पासपोर्ट का मतलब मैं इस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये पूरा का पूरा देश मेरे से संबोधित हो रहा है और आप मुझे हाथ लगा रहे हो, उसका मतलब आप मेरे नेशन के ऊपर, ठीक है, पॉइंट आउट कर रहे हो। तो ये चीजें जो है दौरे के थोड़े बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर प्रमोशंस के बारे में कि प्रमोशन जो है वो कैसे मिलता है। तो प्रमोशन के बारे में
सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है, प्रमोशन के बारे में। सबसे पहले जानिए, तो सबसे पहले अगर आप सीजीएल क्वालिफाई करते हैं तो सीजीएल से आप लगते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ इन एमईए, ठीक है। और एएसओ इन एमईए के बाद क्या होता है कि क्या वहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है क्या? उसके आगे हमें कोई पेपर नहीं देना होता, ऐसा नहीं है, उसके आगे भी पेपर देना होता है और भी बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे अगर आप कोई पेपर नहीं देना चाहते तो 12 से 13 साल के अंदर, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, 12 से 13 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाता है सेक्शन ऑफिसर पे, ठीक है। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं तो डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्या होता है कि डिपार्टमेंट में भी जाने के बाद एग्जाम होता है। आप किसी कोई ऐसा पर्सन होगा जो सिलेक्टेड होगा, आप उनसे पूछना, ठीक है, वो खुद आपको बताएंगे कि चाहे वो स्टेनो है या फिर टैक्स असिस्टेंट है, तो ये सभी लोग जो होते हैं ना, अगर मानो कोई बंदा टैक्स असिस्टेंट है तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे देकर इनकम टैक्स में जा सकता है। उसी तरीके से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर 4 से 5 साल के अंदर प्रमोशन लेकर सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। और फिर उसके बाद सेक्शन ऑफिसर से 9 से 10 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा तो आप अंडर सेक्रेटरी बनोगे, और अंडर सेक्रेटरी आप एसएससी के माध्यम से आओगे। और अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी जो डायरेक्ट पोस्टिंग होती है वो अंडर सेक्रेटरी के ही होती है, इसलिए मैंने लिखा है आईएफएस कैडर। यूपीएससी निकालोगे तो यहां से आपकी प्रमोशन से स्टार्ट होंगे, और एसएससी निकालोगे तो सबसे पहले एएसओ बनोगे, फिर प्रमोशन होकर सेक्शन ऑफिसर, फिर प्रमोशन होकर अंडर सेक्रेटरी, फिर अंडर सेक्रेटरी के बाद डेप्यूटी डायरेक्टर, और फिर डेप्यूटी डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर। इसके बाद भी पोस्ट होते हैं लेकिन वहां तक एसएससी कैंडिडेट नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्कोर कार्ड खुल गया। चलो, तो इसीलिए आपको सबसे पहले पूरी की पूरी मैंने अपने पोस्ट की जानकारी दी, और इसी पोस्ट की जानकारी के लिए आप एक ऐसे समझो जैसे मैं आपको एक जनरली अपना स्कोर कार्ड दिखा रहा हूं, ठीक है। अपना स्कोर कार्ड किस लिए? इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरा है, इसलिए क्योंकि आपको एक मैं बता सकूं कि कंपटीशन कितना, और इस पोस्ट के लिए अगर आपको लाना है तो कितने नंबर लेकर आने पड़ेंगे। जैसे मेरा खुद का स्कोर कार्ड है सीजीएल 2019 के प्री का 180, ठीक। मेंस में अगर आप मार्क्स करोगे तो मार्क्स जो है वो इंग्लिश में 185 है, मैथ्स में मेरे 227 हैं। जो यहाँ पर 180 नंबर आए थे उसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग जो था 50-50-50 था, और आपका जीके में 30 नंबर। उसी तरीके से सीएचएसएल में मैंने 185 स्कोर किए, मैथ 50, इंग्लिश 50, रीजनिंग 50, जीके में 35 नंबर। जो मेरा डिस्क्रिप्टिव में स्कोर रहा था वो रहा था मेरा 76 नंबर। इतने नंबर जब आप किसी भी सीजीएल की परीक्षा में आप काउंट करेंगे, इससे बहुत ज्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा। मैथ में भी आपको बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, इंग्लिश में भी। आपका प्री में कम से कम 180 प्लस स्कोर होना चाहिए आपको एसओ एंड एमईए लगने के लिए, और मेंस में भी अगर हम बात करें तो इंग्लिश और मैथ में कम से कम 180 प्लस स्कोर होना चाहिए। और उसी तरीके से जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें 70 प्लस स्कोर होना चाहिए, तब जाकर आप एसओ इन एमईए लग सकते हैं। क्योंकि एसएससी सीजीएल में जो सबसे ज्यादा कट ऑफ वाली पोस्ट होती है वो एसओ इन एमईए की होती है, और उसके बाद आपका इनकम टैक्स होता है। इन दोनों में बड़ा धुंध चल रहा होता है कि पहले किसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो अगर आपको ये 2 पोस्ट लेने हैं मेरे भाई, अगर आपको ये दोनों पोस्ट लेने हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। सिर्फ एसएससी को क्वालिफाई ही नहीं करना है, उसके सबसे टॉप पोस्ट पर पहुंचना है। तो टॉप पोस्ट पर पहुंचने के लिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा नंबर लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे सोच रहे होते हैं ना प्री में कि अरे बस खाली कट ऑफ क्लियर कर लें, ठीक है, 140 नंबर आ जाए, 150 नंबर आ जाए, तो जहां प्री में 140 150 आया, अपना सपना वहीं पर त्याग देना कि एएसओ इन एमईए लगने वाले हो। कोई और पोस्ट देख लो, नारकोटिक्स देख लो, एक्साइज देख लो, कोई और देख लो, लेकिन एएसओ इन एमईए नहीं लगोगे। क्योंकि अगर इसमें लगना है तो शुरू से आपको उस रेस का दुर्रम खान बनना पड़ेगा, शुरू से आपको उस कदर स्कोर लेकर आना पड़ेगा। आपको प्री में भी 180 प्लस लाना पड़ेगा, आपको मेंस में भी दोनों पेपर में 180 प्लस लाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप सोच सकते हैं कि हाँ भैया एएसओ इन एमईए मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां पर इजी से लेकर टफ लेवल तक के हर क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो। इसी के लिए जो है मैं पूरा का पूरा आप लोगों के लिए यूट्यूब पर क्या करवा रहा हूं, 60 दिन 60 मैराथन का सीरीज। और 60 दिन 60 मैराथन की सीरीज में मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, ताकि ये 60 दिनों में जो आपका इस बार का सीजीएल है उसको आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सको। इजी से लेकर मॉडरेट से लेकर हाई लेवल के सभी सवालों को कर सको। रोज रात 8:30 बजे मैं आप लोगों के लिए सेशन कराता हूं, ठीक है, ताकि ये 60 दिन 60 मैराथन के माध्यम से आने वाले सीजीएल के लिए पूर्ण तरीके से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। इसके अलावा जो गाइडेंस होती है, जैसे मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, हर वो बात डेली के मैराथन में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हर संडे को मॉक टेस्ट भी आता है। आज मॉक टेस्ट के बजाय मैंने कहा उससे बड़ी बात है इसके ऊपर वीडियो बनाना, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। जो 60 दिन 60 मैराथन का जो सीरीज चलता है, फ्री चलता है यूट्यूब पर, उसमें सभी लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए करवा रहा होता हूं, और ये सभी के सभी अलग अलग लेवल पर होते हैं।
ठीक है, तो बताओ मुझे यहां पर एक बार कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आज का आपको एमईए का वीडियो। क्या आप आज से कसम खा रहे हैं, क्या आप आज से प्लेज ले रहे हैं कि भाई बनना तो अब एमईए ऑफिसर ही है। मैंने आपको शुरू में कहा था, इसीलिए मेरी वो वीडियो 2.5 लाख व्यूज गई थी, जो मेरी सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर की वीडियो थी। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि हमें अक्सर पता नहीं होता है, हमें बस ये पता होता है। मैं अगर साफ तौर पे पूछूं, जैसे मैं पटना में भी रहा हूं, वहां मैं बच्चों से पूछूंगा बेटा किसकी तैयारी कर रहा है भाई, तो बोलता है यार एसएससी की कर रहा हूं। उसको यहां तक ये नहीं पता कि एसएससी में कितने पेपर्स होते हैं, एमटीएस भी है, सीजीएल भी है, सीएचएसएल भी है, कितने पेपर्स हैं यही नहीं पता। यार अगर जब तुम्हें पता ही नहीं है तो मोटिवेशन कहां से मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि हाँ ये दुकान तुम्हें चलाना है, तो बस आप दुकान चलाओगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि उस दुकान के मालिक तुम हो, यहां पर दुकान चलाने में इस तरीके से प्रॉफिट होता है, इस महीने 1 लाख रुपए आएंगे, अगले महीने 2 लाख रुपए आएंगे, आपका मोटिवेशन झुकाव ऑलरेडी उसके तरफ बढ़ जाएगा। आप जो है अपनी गाड़ी को चौथे गियर से 5वें गियर में भगाना शुरू करोगे। सेम कहानी यहां पर भी है। अगर हमें यह पता हो कि जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं उसमें क्या क्या फायदे होते हैं ना, तो आज से ही हमारी एनर्जी और हमारी मोटिवेशन डबल हो जाएगी। और ये बात मैं एज ए एस्पिरेंट जानता हूं, क्योंकि ये चीज मैंने फील की है। बच्चे मेरे पास फोन करके पूछते हैं कि सर आप कैसे मोटिवेटेड रहते हो, या हम मोटिवेटेड कैसे रहे, हमें ये बताओ। मैं बार बार बोलता हूं आपको कि आपके जिंदगी के मोटिवेशन का सोर्स कभी भी आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं हो सकता है। कभी भी आपके पापा बीमार है, इस कारण से आप एसएससी सीजीएल नहीं निकालोगे। आपकी शादी हो रखी है, आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया है, डाइवोर्स हो गए हो, इस कारण आप एसएससी सीजीएल नहीं निकालोगे। एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रीजन, ऐसा रीजन होना चाहिए कि जब तक साला उसको अचीव नहीं कर लिया ना, रुकेंगे नहीं। क्योंकि बीमारी को पैसे से ठीक किया जा सकता है, अस्पताल में इलाज करा के ठीक किया जा सकता है। अगर आज आप प्रॉब्लम है पैसे की, कल के दिन आपकी कोई लॉटरी लग सकती है, उससे आप ठीक हो सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन एक स्ट्रांग विल पावर, एक स्ट्रांग मोटिवेशन अगर आपको चाहिए एसएससी क्लियर करने के लिए, तो वो होता है एक एम्बिशन, वो होता है एक एम, जो शुरू से आपको उस पोस्ट के लिए काफी रुझान देता है, आपको शुरू से प्रिपेयर करता है। इसलिए मैं यहां पर साफ तौर पे बोलूंगा कि एक माइंडसेट क्लियर कर लो। आए दिन मैं आपको पोस्ट के बारे में बताता हूं, जो मुझे होता है पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके लेके आता हूं। फिक्स कर लीजिए कि भाई ये पोस्ट मुझे सेलेक्ट करना है और इसके बारे में मुझे पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैंने जब अपनी एसएससी की तैयारी शुरू की थी, तो सबसे पहले मैंने सभी पोस्टों के बारे में जानकारी निकाली। ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है। और इसीलिए आप हमेशा देखोगे मेरा जो माइंडसेट है, मेरा जो फिक्स है, वो मेरा ये लोगो है कि मुझे ये चाहिए। और आपने मेरा टेलीग्राम भी देखा होगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन। उस टेलीग्राम पर भी अगर आप मेरा लोगो देखोगे तो वो लोगो आपको ये मिलेगा हमेशा। ये कैप, ये बेल्ट और ये सितारे। और ये किसका है, ये अब सर्च करना आपका काम है कि ये किस डिपार्टमेंट का है। बस इतना बोलूंगा, एसएससी सीजीएल के माध्यम से ये डिपार्टमेंट मिलता है। और ये डिपार्टमेंट ही मेरा पहला नंबर है मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जब मैं एसएससी सीजीएल 2019 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था। तो क्योंकि मैंने इसको जिया है, मैंने इसको महसूस किया है, मैं इसके लिए पल पल सोचता हूं, ये मेरे जहन में है। वही चीज अगर आपके ध्यान में हो तो मजा आ जाए। बच्चे आज तक पूछते हैं कि सर हर किसी के टेलीग्राम पे उनका अपना फोटो होता है, आपके टेलीग्राम पे ये फोटो क्यों है। मैं बार बार बोलता हूं, मेरे टेलीग्राम पे मेरे फोटो होने से आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, लेकिन अगर उसके जगह पर ये आ गया तो शायद एक पल के लिए आप मोटिवेशन ले सकते हैं। आपके अंदर ये झलक होगी कि भैया यहीं पर जाना है, भटकना नहीं है। ना गाड़ी लेफ्ट में चलेगी, ना गाड़ी राइट में चलेगी, गाड़ी सीधी चलेगी, यहीं पर पहुंचेगी। जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे भाई जो है, इसी तरीके से हम शुरुआत करते हैं। बहुत टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट 0 to हीरो लेवल पढ़ाया हमने आपको। इसके अलावा हमने आपको एवरेज भी पढ़ाया है। और आप शुरुआत करेंगे रेशियो की। रेशियो के पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं, कल था सीजीएल मेंस का पेपर और सीजीएल मेंस का पेपर का रिव्यू आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप प्री देने के बाद मेंस में ही पहुंचेंगे। तो बहुत बच्चों का था कि सर रिव्यू जो है एक बार दे दो मुझे, कि पेपर क्या था, कैसे था, ताकि हम लोग अभी से ही प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो रिव्यू के लिए छोटा सा 2 मिनट का मैं आपका समय लूंगा और पूरी बातें बताऊंगा। इसीलिए बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि जब आप प्री निकाल लेंगे तो मेंस के लिए आपको कैसे शुरू से ही प्रिपेयर लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, जब एक बच्चे का प्री निकलता है तब वो मेंस का सोचता है और वहीं पर जाकर वो मात खा जाता है। मेंस के लिए अगर मैं आपको बात करूं, यहां पर सिंपल और ऑनेस्ट रिव्यू अगर आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, कि सीजीएल 2020 मेंस रिव्यू, साफ तौर पे देखिए यहां पर कि सर सीजीएल 2020 मेंस का रिव्यू क्या क्या था। तो मैं अगर आपको बताऊं तो देखो, पेपर जो था वो मॉडरेट था, ना ज्यादा आसान था और ना ज्यादा टफ था, और साथ में पेपर आपका कैलकुलेटिव था।
अगर हम मैथ्स की बात करें तो बहुत कैलकुलेटिव था पेपर, आपको रूट्स के वैल्यूज निकालने थे, आपको सिंप्लीफिकेशंस करने थे, और बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशंस थे जो विद इन लिमिटेड टाइम के अंदर आपका दिमाग काम नहीं करता। क्या कुछ हमसे नया पूछा गया था? तो नया के नाम पर कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर तो जो 2018 का पेपर था सीजीएल के मेंस का और जो 2019 का पेपर था वही पेपर डिट्टो उठाकर आपसे पेपर में पूछा गया था। ठीक है, और ये पेपर में आपका जो लेवल था ना वो मैं बार बार बोलूंगा मॉडरेट से कैलकुलेटिव था, कुछ भी नया नहीं था। जैसे मैं हमेशा बोलता था कि परसेंटेज का ये वाला टाइप है, इनकम एक्सपेंडिचर का फिक्स है, रट लो। ठीक है, यही टाइप सीधा का सीधा सवाल उठकर आएगा और 2 सवाल वहां से उठकर आए थे। सिंप्लीफिकेशन का पर्टिकुलर मैंने बताया था कि ये वाला पॉइंट है, आप याद कर लीजिए, पेपर में आएगा आएगा आएगा, लिख लो। जैसे मैंने पिछले संडे को जो मॉक टेस्ट करवाया था, प्रॉफिट लॉस का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, एमपी सीपी प्रॉफिट और डिस्काउंट के 4 लोगों का रिलेशन का, वो सीधा का सीधा सवाल उसके ऊपर 2 आए थे। क्योंकि अब इतना आदत हो गया ना, प्रीवियस ईयर मेरे जहन में इस कदर बैठ गया, मेरे दिमाग में इस कदर बैठ गया कि मुझे पता है कि ये सवाल आएगा और ये सवाल नहीं आएगा। ये सवाल आएगा तो कितनी बार आएगा और किस डेटा के साथ आएगा, एक पॉइंट मुझे पता है। इसी वजह से जो एनालिसिस हम आपको संडे को करवाते हैं वो सबसे बेस्ट एनालिसिस होती है। क्योंकि क्या है कि एक सवाल को हल करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन परीक्षा में बुद्धि किसके ऊपर काम करेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो आपको तब पता चलेगा जब आप उस तरह के सवाल को लगाओगे। तो जो सवाल था हमारा वो 2018-19 के बीच का था। ठीक है, कुछ नया नहीं था। इसमें किंग कौन है और जो यहां पर है जो लूजर है वो कौन है, ठीक है, सभी बातों के बारे में बात करेंगे। जो एवरेज अटेम्प्ट की अगर हम बात करें, यहां पर बच्चों ने औसतन जो अटेम्प्ट किया है वो कितना किया है, तो 60 to 70 के बीच में। बहुत जगह पर अलग अलग खबर आ भी रही थी कि सर किसी ने 80 किया है, लेकिन एवरेज अटेम्प्ट अगर हम बोले तो 65 से 75 के बीच में एक औसत अटेम्प्ट है। औसतन का मतलब क्या हो गया, इतना तो हर बच्चा कर कर आया है, और जिसका एवरेज जिसका जो स्कोर है जो 80 से ऊपर कर कर है उसको गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है कि हाँ भाई साहब 80 से ज्यादा क्वेश्चन करके आया, मतलब इसका मैथ काफी तगड़ा है, इसका मैथ काफी अच्छा है और ये एक बढ़िया स्कोरर है। ठीक है, बोलोगे सर पेपर आसान था, ठीक है, कुछ नया नहीं पूछा था, फिर भी बच्चों के अटेम्प्ट इतने क्यों हुए? सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से, कैलकुलेटिव के वजह से। कोई ऐसा सवाल नहीं था जो देखते ही आपको लग रहा हो कि यार छोड़ दें। आप पहला सवाल लगाओगे वो भी बनेगा, दूसरा लगाओगे वो भी बनेगा, तीसरा लगाओगे वो भी बनेगा, फिर आपका समय क्यों कहां चला गया? समय गया कैलकुलेशन में। जिसकी रफ्तार गोली की तरह तेज थी, जिसको स्क्वायर आ रहा था, क्यूब याद आ रहा था, जिसको पाइथागोरस के ट्रिपलेट दिख रहे थे, वो तो पाइथागोरस का ट्रिपलेट लगा के राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल ले रहा था, लेकिन जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं दिख रहे थे वो हेरोन्स फार्मूला लगाकर एरिया निकाल रहा है। जिसको साफ तौर पे दिख रहा था कि भाई साहब ये सर्कल है, इसके अंदर हमने जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये वाला कोण हमें दिया गया, ये वाला कोण पूछा है और डायरेक्ट रिलेशन इनका पता है, उसने तो आंसर जल्दी से दे दिया। लेकिन जिसको रिलेशन नहीं पता है, पहले 90 का कोण बना के घटा के फिर रिलेशन निकाल रहा है, उसका पेपर जाएगा खराब। अलजेब्रा में वही 3 बातें 1000 बार बताई थी, कई बार बताई थी कि मेरी शीट नंबर 6 और मेरी शीट नंबर 7 जो मैंने वीओडी बैचेस में दिए थे वो पूरा का पूरा लगा लो। टेलीग्राम पर भी बकायदा उनकी पीडीएफ मैंने डाली थी कि भारत का आज के समय में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें से क्वेश्चन ना आए, और आया था। क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो बोला था सर a प्लस बी का मान हमारा 8 है, ए बी का मान जो है हमारा 10 है, और सवाल में हमसे पूछा था ए क्यू प्लस मानो बी स्क्वायर, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। ठीक, तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर फिक्स होता है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के ऊपर क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, तो अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस आसान थे, नॉर्मल थे, कोई ज्यादा नया एक भी सवाल नहीं था। मेंसुरेशन में भी मैं बार बार कहता हूं कि मेंसुरेशन में नॉर्मल चीजें पढ़ के जाओ, एरिया पढ़कर जाओ, वॉल्यूम पढ़कर जाओ, उससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो बड़े पागल टाइप होते हैं। पागल टाइप कैसे होते हैं मैं बता रहा हूं, बुरा मत मानना। क्या होता है कि जो बच्चा 2 साल 2.5 साल से तैयारी कर रहा है उसको लगता है यार ये चीजें तो मुझे आती हैं, कुछ नया बताओ, और नया 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 के चक्कर में वो इतना इरेलीवेंट पढ़ना शुरू कर देता है। फिगर के अंदर फिगर, फिगर के अंदर फिगर, फिगर के अंदर फिगर, कैट लेवल के क्वेश्चंस, और पेपर जब देने गया कल तो बेचारे के सवाल एक भी नहीं आया। जिस भी टीचर से पढ़ रहा था, जिस भी शीट को वो लगा रहा था, जो भी किताब पढ़ा था, मैं बार बार बोलता हूं टफ पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन क्या वो आपके पेपर में आ रहा है? ये बात मेंस के स्टूडेंट को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इस बात को आप समझिए। सर आपका डर मैं जानता हूं, आप ये बात सोचते हैं कि अगर पेपर थोड़ा सा टफ आ गया तो क्या करेंगे? अरे नहीं आ रहा मेरे भाई, 2024 तक पेपर आपका नहीं आएगा। 2024 तक एसएससी के अभी जहन में इतना है नहीं कि वो कंसेप्चुअल सवाल दे सके, देगा तो कैलकुलेटिव पेपर देगा, कंसेप्चुअल नहीं देगा। वेंडर बदल गया है, और वेंडर बदल गया है तो पेपर कैलकुलेटिव आएगा। यही
इसीलिए जितने भी प्री के स्टूडेंट हैं, सभी के सभी जितने भी प्री के स्टूडेंट हैं, मैं बार बार बोलूंगा, सभी के सभी इस बार के जो भी CHSL या CGL का पेपर दे रहे हैं वो 2020 का CGL का पेपर जरूर लगा कर जाएं और 2020 का CHSL भी लगा कर जाएं। आपको बहुत फायदा होगा पेपर में। ठीक है, समझ में आ गया बात यहां पे? ठीक। उसके अलावा एक और बात को समझना, जो अगर मेंस का गेम होता है ना, हमेशा पेपर देने के बाद बच्चे को यह बात समझ में आता है, लेकिन अगर उसको यह बात पूरे लाइफ पहले समझ में आ गया कि मेंस का गेम है किसका, तो वो शायद बढ़िया स्कोर कर ले। मेंस का गेम होता है हमेशा मॉक टेस्ट का। ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेंस का जो गेम होता है वो मॉक टेस्ट का होता है। आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे आपकी रफ्तार उतनी तगड़ी बनेगी, और जितना रफ्तार बनेगा आपका अटेम्प्ट उतना आगे बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि मैंने अभी कहा कि सारे के सारे सवाल ऐसे थे जो आपको बनने चाहिए थे और सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन किसी का 65 आया और किसी का 85 अटेम्प्ट हुआ। कैसे? तो वो रफ्तार की वजह से। और रफ्तार कैसे बनता है? तो मॉक टेस्ट की वजह से बनता है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट दीजिए, और उसके बाद जो है आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और ये चीज आपको अपने माइंड में अभी से ही लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप इन बातों को अभी से ही माइंड में लेकर नहीं चलोगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, बोलोगे यार सर जब मेंस आएगा तो आपकी स्ट्रेटजी की वीडियो देख लेंगे ना, ऐसा नहीं है। प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता है, कुआं पहले से खोद कर रखते हैं ताकि भूखे प्यासे ना मर सके। तो अभी से जब सवाल लगाते हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ। जितने 60 दिन 60 मैराथन में मैं करवा रहा हूं वो पूरा का पूरा जो है एक एक क्वेश्चंस आप उसके प्रैक्टिस करो, या जो मैंने VOD बैच में अपने रिकॉर्डेड बैच में पूरा का पूरा कंटेंट दे रखा है आप उसकी प्रैक्टिस करो। किसी भी माध्यम से आप कंप्लीट करोगे आपका काफी बेनिफिट होगा और परीक्षा के लिए आप एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगे। ठीक है, आप अच्छा स्कोर करेंगे, इतना ध्यान रखिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन इस बार के मेंस में नहीं आया था जो मेरे शीट में ना हो। हर क्वेश्चन को मैंने कराया था, हर क्वेश्चन को मैंने मेंस के बैच में कराया था। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो नहीं आया हो, और उन बच्चों का काफी बेनिफिट हुआ। ठीक है, क्योंकि रेलेवेंट पढ़ाने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। बच्चों का भविष्य खराब होगा, 2 साल बर्बाद होंगे, ऐसा नहीं है। और जो एक जनरल जानकारी दूंगा वो मैं हमेशा से बोलूंगा, अपने सेंटर पर टाइम से पहुंचिए। टाइम से पहुंचने का बहुत बड़ा फायदा है। जो बच्चे टाइम की कदर नहीं जानते हैं उनका काफी नुकसान हुआ है। बहुत ऐसे सेंटर्स हैं, एक सेंटर पर IIT मीरूट करके जहां पर पेपर ही कैंसिल हो गया लीक या टेक्निकल ग्लिच की वजह से, और कुछ ऐसे सेंटर्स है जहां पर लेट पहुंचने की वजह से उनको बाहर ही कर दिया गया। तो इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर देखो सारी जानकारी होती है, मुझे सारी ये बातें आप लोगों को बतानी होती है। इसीलिए बहुत बच्चे कहते हैं सर आप तो पढ़ाने के लिए वीडियो बनाए थे तो पढ़ाओ ना। बिल्कुल पढ़ाएंगे ना भाई, लेकिन पढ़ाना 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 साला यूट्यूब पे हर कोई पढ़ा रहा है यार, हर कोई पढ़ा रहा है, हर टीचर पढ़ा रहे, हर चैनल पढ़ा रहे, लेकिन जो बात है मुद्दे की वो कौन बता रहा है? कोई एक तो बता दो। मुझे पता है कि अगर मैं सुबह अपने घर से निकल रहा हूं परीक्षा देने के लिए, उस दौरान 50 समस्याएं आती हैं, उसके बारे में कोई बात करेगा? गाड़ी कैसे बुक करना है, जाना कैसे है, जाने के बाद फिंगरप्रिंट होगा, कितने समय पहले पहुंचना है, पेपर को अटेम्प्ट करने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो CC कॉपी मिलती है उसमें किन किन बॉक्स को भरना है, नहीं भरना है, हर वो बात होती है। एक जगह पर भी गलती, पूरे के पूरे 1.5 साल की तैयारी का नतीजा खत्म, आप वहीं पेपर से बाहर हो गए। हर वो बात ध्यान रखा करो। ये छोटी चीजें होती हैं और ये वही जानता है जिसने पेपर दिया है, जिसको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है। और इसीलिए मैं ये शेयर करता हूं क्योंकि अभी मैं इस तरीके से जुड़ा हुआ हूं, मुझे एक एक बातें पता है और इस तरीके से मैं आपकी ज्यादा मदद कर सकता हूं। तो जब कर सकता हूं तो उन बातों को सीखो, समझो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन है हमारा रेशियो, और रेशियो को एकदम बिल्कुल तरीके से जो है शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, तो चलो कुर्सी की पेटी बांध लो यहां पर, और यूट्यूब पे यूट्यूब कह रहे हैं। और आज हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो हमारा रेशियो यानी अनुपात। और भी जो जानकारी होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहना, अलग से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा, पूरे के पूरे चर्चा की विषय होगी। ठीक है, और आगे बहुत सारी बातें भी हम जानेंगे। ठीक है भाई, चलो। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर संडे को मॉक कहाँ है? अरे एक इंसान है, क्या क्या करवाओगे मुझसे ये बताओ पहले। है MA के बारे में भी जानकारी दे दी, सीजल मेंस का रिव्यू भी बता दिया, अब पढ़ा भी रहा हूं, अब बोलो मॉक टेस्ट भी करवा दे। हैं मान जाओ चलो आ जाओ। तो रेशियो, अब रेशियो के बारे में देखो, सिंपल सी बात, अगर हम सरल भाषा में बात करें यहां पर, तो रेशियो क्या है? ठीक है, अनुपात क्या है?
तो अनुपात हो गया दो भी किसी भी दो संख्याओं का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, उनको हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। आगे चलकर रेशियो के अलग अलग रूप भी देखेंगे, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शंस, फिर प्रोपोर्शन के बाद आगे चलकर हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे। ठीक है, अब बोलोगे सर ये रेशियो की वैल्यू क्या है, तो देखो इस बार के अगर हम मेंस की सीधी बात करें तो मेंस में आपका रेशियो टॉपिक से कम 5 सवाल थे, उसके बाद आपका एज के ऊपर क्वेश्चन था, फिर आपका पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन था, और फिर उसके बाद आपका प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, तो मेंस में 5 सवाल, एजेस के ऊपर 2 सवाल थे, पार्टनरशिप के 2 सवाल थे, प्रोपोर्शन के कम से कम 3 सवाल थे, और इसके बाद अगर हम इनका बात करते हैं तो प्री में कितने सवाल होते हैं, प्री में रेशियो का 1 सवाल होता है, प्रोपोर्शन का 1 सवाल होता है, और इनमें से कोई 1 सवाल होता है। यानी यहां पर 10 से लेकर 15 सवालों का पूरा वेटेज है रेशियो टॉपिक का, जो प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है। तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है तो क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट है तो पढ़ेंगे, एक एक टाइप्स को जानेंगे, और ये सारे टाइप मैं आपका यूट्यूब पर करवाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस डेली सेशन में लाइव रहना है और मन लगाकर पढ़ते रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना शुरुआत करते हैं रेशियो के बारे में। जैसे मानो अगर मैंने यहां पर कहा कि यदि हमारा ए और बी का अनुपात कितना है, ए और बी का अनुपात हमारा 3 और 5 का है, ए और बी का अनुपात कितना है, 3 और 5 का है, तो इससे हमें क्या जानने को मिलता है, और हम यहां पर क्या क्या शब्दों को लिखते हैं, किसके क्या क्या महीने होते हैं। तो जब हम ए लिख रहे हैं और बी लिख रहे हैं तो इसके बीच में जो ये डबल डॉट लगा रहे हैं ना, ये डबल डॉट हमारा रेशियो वर्ड को दर्शाता है, अनुपात वर्ड को दर्शाता है। इसको फर्दर अगर हम ऐड करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये ए बटे बी बराबर कितना है, 3/5 है। यानी आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात यहां पर एक ही है, कान को इधर से पकड़िए, इधर से पकड़िए, पकड़ तो कान ही रहे हैं, उसी तरीके से यहां पर। ठीक है, अब यहां पर जिसके सामने जो होता है वही क्या होता है, उसका मान होता है। अगर ए के सामने 3 है तो ए का मान 3 होगा, बी के सामने 5 है तो बी का मान कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, यहां पे समझ में आ गया बात मेरे। अब इससे सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे ए रेशियो बी आपको 3/5 दे दिया, और मानो सवाल में आपसे पहला क्वेश्चन बोल देगा कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, बता दो। यहाँ पे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, बता दीजिए यहाँ पर। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ए के सामने 3 है तो ए का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, बी के सामने कितना है, 5 है तो बी का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर है ना बी माइनस ए आ जाएगा नीचे, मानो बी माइनस ए मैंने पूछ दिया आपसे। ठीक है, तो मानो यहां पर आप बोलोगे सर वैल्यू रख लो, तो ए की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर 3 है, और बी की वैल्यू कितनी है, तो 5 है यहां पर, तो 3 जमा 5, और बी माइनस ए का आ गया तो 5 माइनस 3 आंसर हमारा आ जाएगा। तो 3 जमा 5 8 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया, यानी वैल्यू कितनी आएगी, 4/1, यानी इसका रेशियो कितना होगा, तो 4:1। रेशियो जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। रेशियो का कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो भी रेशियो का इस्तेमाल करोगे, आपको ब्याज निकालना है तो भी रेशियो का इस्तेमाल करोगे। अलजेब्रा में अलजेब्रा कह रहे हैं, अरिथमेटिक में सिर्फ 2 चैप्टर हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ आप उनके रेशियो से हल कर सकते हो, और आपको उनके एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप लाभ हानि पढ़ेंगे या जब आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो उनमें आपको रेशियो की सहायता से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको एक्चुअल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो मैंने आपको कहा किसी सामान का जो क्रय मूल्य है 1234.12 रुपए है, और आपको इस सामान का मैंने आपको कहा विक्रय मूल्य कितना है, तो 2468.24 रुपए है। हमने आपसे पूछा कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कितना है, बता दो। अब यहां पर जो बच्चा है जो रेशियो का कंसेप्ट जानता है वो क्या करेगा, डायरेक्ट प्रॉफिट का परसेंटेज बता देगा। लेकिन जिसको रेशियो का कंसेप्ट नहीं पता है वो बुर्बक क्या करेगा, वो सीधा का सीधा बोलेगा भैया कैलकुलेट करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, प्रॉफिट आएगा, फिर प्रॉफिट से हम प्रॉफिट के परसेंटेज को निकालेंगे, और ये उसके जिन्होंने की गलती होगी। सीधा का सीधा भाई साहब इसको काटो यहां से, बोलोगे सर इसी का तो ये 2 गुना है, इसी का 2 गुना है, मतलब सामान 1 रुपए का था और बेचा कितने में था, तो 2 रुपए में। 1 रुपए के सामान को 2 में बेचेंगे तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितने का आएगा, 1 का सामान 2 में बेचे तो 1 रुपया का लाभ, कितने के ऊपर, 1 के ऊपर, 1/1 × 100। यानी यहां से आपने एक बात को सीखा कि सर जब भी हमें परसेंटेज मान निकालना होता है तो हमें ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, हम सीधा का सीधा रेशियो से हल कर सकते हैं सवालों को। इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस को रेशियो से हल किया जा सकता है, और बाकी जो रेशियो के अपने सवाल होंगे वो तो हल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला सवाल आपके सामने है, और सबसे पहला सवाल हम आपको पूछ रहे हैं, एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है कि ए और बी का अनुपात 7 और 9 का है, बी और सी का अनुपात 15 और 7 का है। ठीक है,
इसको करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, सबसे पहले आप यहां पर इस सवाल को करो। सबसे पहला सवाल आपके सामने, आप इस सवाल को करो। एक्स और वाई का रेशियो जो है ना, एक्स और वाई का रेशियो 2 और 3 का है। हमसे बोला गया 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 9x प्लस 5y, इसकी वैल्यू बतानी है, बताइए। सर एक्साइज इंस्पेक्टर में क्या चश्मा अलाउ है? सर फॉर गर्ल्स प्लीज बताइए। देखो एक्साइज इंस्पेक्टर में जो है ना चश्मा अलाउड होता है, ऐसा नहीं है, बट आप जो है अपना पहले ही एक तरीके से लेस करवा लेना। लेजर आजकल हो रहा है तो पता नहीं चलता है डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट में फिर किसी को पता नहीं चलता कि आपने चश्मा लगाया है या नहीं लगाया। बहुत ऐसे लोग हैं जो रेलवे में लोको पायलट हैं और पहले चश्मा लगता था। अब सोचो एक ट्रेन चालक को उसकी आंख से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसको हाथ पैर की तो ज्यादा जरूरत कम है, सबसे पहले तो आंख की ज्यादा जरूरत है। दूर देखेगा ही नहीं, ब्रेक कैसे लगाएगा? मान लो कोई घटना देखेगा तब तो कोई काम करेगा। तो वहां पर जो है बिना चश्मे वाले लोगों को तो चश्मे वाले लोगों को तो मना ही कर दिया जाता है। लेकिन कितने ऐसे स्टूडेंट को मैं जानता हूं जो बचपन से चश्मा पहनते थे, भोपाल में जाके अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके उन्होंने लेस करवा लिया और पता भी नहीं चला मेडिकल टेस्ट में, और आज वो रेलवे में लोको पायलट है। तो अगर उनका हो सकता है, ठीक है, तो बाकी किसी भी डिपार्टमेंट वालों का तो हो ही सकता है। जब आप फिक्स हो जाते हैं, जब आपका मेडिकल होता है, तो आप लेस करवा लो पहले से, ठीक है। चलो लेस का मतलब लेजर हो गया। यहाँ पे एक्स और वाई का रेशियो 2 और 3 का है, तो इसका वैल्यू पूछा गया। मैंने कहा जिसके सामने जो होगा वही उसका मान होगा। एक्स के सामने 2 है तो 2 उठाओ, वाई के सामने 3 है तो 3 उठाओ, रख दो यहाँ पर वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू 2 है तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। वाई की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। भाग करेंगे यहाँ पर। एक्स की वैल्यू 2 है तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। प्लस यहां पर रखेंगे। y की वैल्यू कितनी है? 3 है तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 6 जमा 6 कितना हो गया? तो 12, और 18 और 15 कितना हो गया? तो यहां पर 33 हो गया। 12 बटे 33, काटेंगे इसको 3 से तो आ जाएगा 4, और यहां पर आ जाएगा 11। बोलोगे सर आपने काटा क्यों है? इसीलिए काटा है क्योंकि रेशियो का मतलब ये होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटा रूप, और सबसे छोटा रूप उसको तब तक काटते रहो जब तक वो किसी और से ना कट जाए, और वही उसका आंसर होगा 4:11। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। यहां पे अगला सवाल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। 1 मिनट में आपको दिखा दूं कुछ वैल्यूज, ठीक है। अब यहां पर एक हो जाता है ब्रिजिंग का कंसेप्ट। अब ब्रिजिंग का कंसेप्ट क्या होता है वो समझो। ब्रिजिंग का कंसेप्ट आपका एग्जामिनर आपको कैसे बोलेगा? बोलेगा सर ए रेशियो बी जो है वो यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि ए बट्टे में बी जो है हम आपका वैल्यू दे रहे हैं 2/3, और वहीं पर आपका एग्जामिनर देगा बी बटे सी बराबर 5/7, और मानो उसने आपसे वैल्यू पूछ दिया, किसका वैल्यू पूछ दिया? उसने आपसे वैल्यू पूछ दिया ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ये 3 लोगों का आपस में अनुपात क्या होगा। अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें 2 मेथड पता होने चाहिए। एक वो मेथड जो आपकी किताबों में दिया गया है, और दूसरा वो जो हम आपको सिखाएंगे, सबसे बेस्ट और सबसे स्मार्ट अप्रोच, जिससे आप आ रहे अनगिनत रेशियोज को हल कर पाएंगे। ठीक है, कैसे होगा वो समझेंगे। आप बोलेंगे सर यहां पर देखिए ए और बी का अनुपात 2 और 3 का है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले ए को रखना है, फिर उसके बाद आपको बी की वैल्यू रखनी है, और फिर उसके बाद आपको सी की वैल्यू रखनी है। ए के सामने कितना है तो 2 रखेंगे, और बी के सामने कितना है तो यहां पर 3 रखेंगे, जिसका मान जैसे है। ए बी सी का रेशियो अपने मन से लिख दो। यहां पर ए के सामने 2 आ गया और बी के सामने कितना आ गया? 3 आ गया। अब जब ये ए और बी आपस में 2 और 3 के अनुपात में होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इनका आपस में जो एग्रीमेंट है वो 2 और 3 का है। यानी अगर 3 होगा तो ये 2 होगा, ये 6 होगा तो ये 4 होगा, ये 8 सॉरी ये 9 होगा तो यहां पर ये 6 होगा। इस तरीके से इनका एग्रीमेंट चल रहा होता है। फिर बी और सी का एग्रीमेंट समझौता किस तरीके से? तो 5 और 7 का है। यानी बी जब हमारा 5 होगा तो सी हमारा 7 होगा। अब बोले हो सर कि आप ऊपर वाले लाइन में ही क्यों नहीं लिख दिए? कैसे लिख दें? 3 को हटा के लिख दें क्या? नहीं लिख सकते ना। जब यहां पर 3 है ऑलरेडी बी के जगह पे, तो 5 को लिखना है तो कहां पर लिखेंगे? उसके नीचे। और जब 5 इसके नीचे आएगा तो 5 के साथ अनुपात लगेगा 7 का। ठीक, अब यहां पर लकीर को खींच दो। अब यहां तीनों का रेशियो लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो यहां पर कुछ स्थान खाली रह जाते हैं। जैसे यहां पर एक जगह खाली रह गया और यहां पर एक जगह खाली रह गया। अब इस खाली जगह को भरना है तो कैसे भरेंगे? तो ये देखो, ये जो जगह है ना, इसके बगल में कौन है? इसके बगल में 3 है। अब आप बोलोगे सर इसके बगल में 7 भी तो है। अरे 7 किसी और ट्रेन में बैठा हुआ है। यहां पर 2 ट्रेनें चल रही हैं, एक ऊपर वाली ट्रेन है और एक नीचे वाली ट्रेन है। अगर इसको सहायता लेनी है तो बगल वाले से लेगा ना कि नीचे वाले से। ठीक है, यानी यहां पर आप ऐसे समझो कि अगर मुझे इस जगह पर कोई भी मान भरना है तो मैं इस 3 को उठा के यहां पर रख दूंगा।
और अगर मुझे यहां पर कोई मान भरना है तो इसके बगल में 5 है, इस वाली लाइन में, ये 5 को उठा के रख देंगे, बस आपका रेशियो निकल कर आ गया। 5 इंटू 2 कितना हो गया, तो 10 हो गया। 5 इंटू 3 कितना हो गया, तो 15 हो गया। 7 इंटू 3 कितना हो गया, तो 21 हो गया। और ये आपका आंसर है 10, 15, 21 इज द करेक्ट आंसर। ए रेशियो बी रेशियो सी का आंसर कितना, 10, 15, 21। 10, 15, 21 ये हमने आपको बताया मेथड नंबर 1। और ये मेथड नंबर वो है जो बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे इसको अपनाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सीख सकते हो। अब आप सीखोगे हमारा अपना मेथड, गजब का मेथड। ठीक है, हमारा अपना मेथड, गजब का मेथड, और वो मेथड हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, आप लोग नोट करो मेथड नंबर 2 अपने कॉपी में। और मेथड नंबर 2 क्या है, ए और बी का अनुपात 2 और 3 का है, बी और सी का अनुपात 5 और 7 का है। कैसे नोट करेंगे, तो आपका एग्जामिनर आपको क्या बोलता है, ए और बी का अनुपात कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 2 और 3 का। फिर उसके बाद बी और सी का अनुपात ये कितना हो गया, तो 5 और 7 का। आप सर एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। आप सीधा का सीधा बोलेंगे भैया देखो ए बी सी का इस्तेमाल है, तो ए बी और सी को ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहली बार में आपको क्या करना है, मेरी बात को समझिएगा। पहली बार में आपको ये 2 और 5 को जो है ना, यहां पर इन दोनों को आपस में गुना कर देना है। तो 2 और 5 का गुना कितना होता है, तो 10 होता है, हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि 2 मियां बीबी हैं, तो ये दोनों मानो मियां बीबी थे। अब इसमें क्या हुआ, ये 2 वाला धोखा दे देगा, इसको पसंद नहीं आ रही है 5 की संगति, ये बोलेगा हटो तुम किसी और के साथ करना, हम तो चले भैया। ठीक है, तो अब भैया 5 वाला जो एग्रीमेंट करेगा वो किसके साथ करेगा, 3 के साथ। पहले 5 वाले की शादी करवाए 2 के साथ, तो 10 आ गया। अब इस 5 की शादी करवाओ 3 के साथ, तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। यानी पहले ये पूरा का पूरा लाइन, फिर अब इसका पड़ोसी के साथ दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ये 3 बोलेगा भाई 5 के साथ कि देखो हमारा तुमसे मन भर चुका है, हमें कोई और दोस्त चाहिए, ठीक है, जिसके साथ हम घूमेंगे, अपनी पार्टी वार्टी करेंगे। तो अब 3 वाला 5 की संगति छोड़ के 3 वाला संगति कर लेता है 7 की, और 3 इंटू 7 कितना हो जाता है, 21। तो आंसर आता है 10, 15, 21 इज द करेक्ट आंसर। यानी पहले सीधा गुना करना है, फिर टेढ़ा गुना करना है, और फिर यहां पर सीधा गुना करना है, और आंसर आ जाएगा 10, 15 और 21 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 10, 15 और 21 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात यहां पे। तो एबीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, 15, 21। एक और सवाल हम आपको देते हैं, मेरे द्वारा मेथड से आप उसको पता करो। ए और बी का अनुपात 3 और 4 का है, और बी और सी का जो अनुपात है वो हमारा है 5 और मानो 6 का। सवाल में आपका एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, तो सवाल में आपका एग्जामिनर एबीसी का वैल्यू पूछ रहा है कि एबीसी का वैल्यू कितना होगा। आंसर बताओ। साफ तौर पर सर मैंने आपको बताया है कि आपको इसको कैसे हल करना है। आप लिखेंगे ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3 और 4 का हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5 और 6 का हो जाएगा। अब आप हमें ये बात बताइए एबीसी की वैल्यू कितनी होगी, एक लाइन में। क्या बोलेगा मुन्ना, मुन्ना बोलेगा सर अभी तो आप सिखाए, और क्या सिखाए कि पहले इन दोनों को गुना करो, 3 और 5 को आपस में गुना करो, कितना आ गया, तो 15 आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा सर, 5 और 4 को आपस में गुना करो, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करो सर, 4 और 6 को भी गुना करो, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा 24। 15, 20 से 24 इज द करेक्ट आंसर। सभी मेरे भाइयों का आंसर आ रहा है, सभी मेरे जो हैं एस्पिरेंट्स का आंसर आ रहा है। क्या बात है भाई साहब, बंटी सिंह, बहुत ऐसे लोग हैं खतरनाक भाई साहब। समझ में आ गया। अब बोलोगे सर ये तो 2 लोगों के लिए अप्लाई हो गया, क्या यही फॉर्मूला हम 3 या 4 या 5 लोगों के लिए कर सकते हैं? तो बिल्कुल, ये टाइम सेविंग कंसेप्ट है, परीक्षा में बहुत समय बचाता है, इस बात को ध्यान रखें। जैसे मानो हमने कहा ए और बी का अनुपात 1 और 2 का है, फिर हमने कहा आपको बी और सी का अनुपात 3 अनुपात 1 का है, फिर हमने कहा आपको सी और डी का जो अनुपात है 1 अनुपात 4 का है, और हमने आपसे सवाल में पूछ दिया कि बताओ भाई साहब चारों लोगों का आपस में अनुपात क्या होगा, क्या एग्रीमेंट होगा, एबीसीडी का आपस में रेशियो क्या होगा? क्या बोलोगे? बोलोगे सर वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने 60 दिन 60 मैराथन की वीडियो में बताया था, और वहीं पर हमें 0 से हीरो बनाया था। ठीक है, बोलोगे सर ए और बी का अनुपात कितना है, तो बोलोगे 1 अनुपात 2 है। बी और सी का अनुपात कितना है दोस्तों, 3 अनुपात 1 है। यहां पर सी और डी का अनुपात कितना है बताओगे, बोलोगे 1 अनुपात 4 है। क्या निकालना है आपको? निकालना है सभी का आंसर, यानी एबीसीडी 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 एबीसीडी। सबसे पहला लाइन क्या कहा था? सबसे पहला लाइन हमने आपको यह कहा था कि आप इन तीनों को आपस में गुना करो। पहले इन तीनों की दोस्ती, तो 1 इंटू 3 इंटू 1, 1 इंटू 3 इंटू 1 कर दिया। फिर उसके बाद लगा दो दोनों बिंदु। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर सबसे पहले ए दोस्ती तोड़ देगा, ए दोस्ती तोड़ देगा, तो फिर उसके बाद लाइन कुछ ऐसे चलेगी। ठीक है, कुछ टेढ़ी लाइन चलेगी। ए की दोस्ती तोड़ने के बाद बी के साथ दोस्ती, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 1। और जैसे यहां पर कहते हैं कि एक को देख के दूसरा रंग बदलता है, उसी तरीके से देखा कि भाई ए ने जो है
वो समझौता तोड़ दिया है, तो अब 3 भी समझौता छोड़ देगा और यहां पर ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1। मेरी बात दोबारा से देखो यहां पे, अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 1 1। पहले ए ने छोड़ा तो उसके जगह पर 2 आया, अब 3 छोड़ेगा तो उसके जगह पर 1 आएगा, फिर बाद में ये 1 छोड़ देगा तो उसके जगह पर 4 आएगा। तो ए छोड़ दिया तो उसके जगह पे 2 3 1 आ गया, अब यहां 3 छोड़ देगा तो 2 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 इंटू 4 क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो 2 इंटू 1 इंटू 4 यहां पे। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा, ए के स्थान पे आपने देखो, ए के स्थान पे आपने 2 लिखा, ठीक है, फिर ए के स्थान पे तो 2 आ गया, 3 के स्थान पे आपने जो है यहां पर 1 लिख दिया, अब यहां 2 1 और 4 आ जाएगा, तो बोलोगे सर 2 इंटू 1 इंटू 4। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। पहले तीनों को लपेटो, लपेट दिया, फिर एक से यहां पर दोस्ती खत्म कर दो, 2 3 1 आ गया, फिर एक और से दोस्ती खत्म कर दो, 2 1 4 आ गया, फिर पूरे से खत्म कर दो 2 1 यहां पर ठीक है, 2 1 1 था यहां पे, माफ करेंगे, यहां पर 2 1 1 आएगा और फिर उसके बाद 2 इंटू 1 इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 1 1 आएगा और 2 1 4 आएगा। अब आंसर सॉल्व करो तो बोलोगे सर 3 हो गया, यहां पर 6 हो गया, यहां पर 2 हो गया और यहां पर 8 हो गया। 3628 इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने हम दिखा रहे हैं जो आपके पेपर में पूछा गया था सीजीएल में। ए और बी का अनुपात 7 और 9 का है, बी और सी का अनुपात 15 और 7 का है, ए और सी का अनुपात पूछा गया है। सीजीएल का सवाल है, आंसर बताएंगे। बहुत अच्छे भाई, आज सभी के आंसर आ रहे हैं, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, कीप इट अप। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहें। आपके इन तीनों में से जिसको भी चढ़ावा चढ़ाने का इच्छा हो उसका चढ़ावा चढ़ाएं। लाइक करना है तो लाइक का चढ़ावा चढ़ाएं, सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब का चढ़ावा चढ़ाएं, शेयर करना है तो शेयर का चढ़ाएं, लेकिन चढ़ावा तो चढ़ना चाहिए, यही तो आपका गुरु दक्षिणा है। बहुत मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए, पीछे पूरी पूरी रात लग जाती है पीपीटी बनाने में, और वो आपको मेरी पीपीटी से दिखता भी होगा। जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एएसओ इन एमईए को लेकर, सबसे ज्यादा मेरे लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा वेट था कि कब मैं इस वीडियो को बच्चों को लेकर जाऊंगा, उनके सामने बताऊंगा, और वो दिखा भी है आपको। इसलिए उस कंटेंट के दम पे, उस मेहनत के दम पे मैं आपसे लाइक बोलता हूं, ठीक है, ना कि किसी और चीज के नाम पे, ठीक है। ध्यान रखो, मुझे जहां तक लगता है कि बच्चे को अगर शिक्षित करो तो वो खुद जो है अपने आप में योद्धा तैयार हो जाएगा। आप उसको अंदर से झकझोर के रख दो, उसको अंदर से विवश कर दो कि वो उस खुद परीक्षा को निकाल सके, और कौन सी ऐसी बात होगी जो उसको अंदर से विवश करेगी, तो वो उसके सपने होंगे, वो उसके ड्रीम होंगे, वो ऐसा पोस्ट होगा। इसलिए इस बात को समझते हुए मैं आप लोग के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं, ठीक है। जो बेस्ट कंटेंट है उसके ऊपर तो काम चल ही रहा होता है, साथ में इन बातों पर भी काम चलता है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, ए और बी का इतना है, बी और सी का इतना है, कैसे लिखेंगे। तो ए और बी का जो है वो है हमारा 7:9, और बी और सी का जो वैल्यू है वो कितना है, 15:7। हमसे पूछा गया है ए और सी का अनुपात, बताएंगे यहां पर ए और सी का अनुपात। अब ये सवाल थोड़ा सा उल्टा है, सवाल में आपसे ए बी सी का मान नहीं पूछा है, ए और सी का मान पूछा है। और जब भी ये ए और सी का मान ऐसा पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप मुझे खुद बताओ यहां पर ए बी का मान इतना है, बी सी का मान इतना है, हमें ए चाहिए, हमें सी चाहिए, हमें ए चाहिए और हमें सी चाहिए, तो हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे आप ऐसे समझ लो कि आपका 1/b का जो मान है वो कितना है, 7/9 है। ये सवाल पेपर में पूछा गया, ऐसे भी पूछा जाता है। b/c का मान 15/17 है। अब यहां पर जब हमें दिया गया ना, जैसे मानो यहां पर, तो हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसे वैल्यू दी गई होती है तो इसके लेफ्ट वाले को इसके लेफ्ट वाले के साथ गुना करो। तो बोलोगे सर a/b को हम गुना लगाएंगे b/c के साथ, ठीक है। तो इसका राइट वाला इसके राइट वाले के साथ गुना होगा, यानी 7/9 जो है वो गुना होगा 15/7 के साथ। अब यहां पर जब आप देखोगे तो बोलोगे सर b से हमारा b खत्म हो गया, कितना बच गया, तो a/c। और यहां पर देखोगे तो 7 से 7 खत्म, 3 से 3 बार में खत्म, 3 से 5 बार में खत्म, तो a/c की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 आ गई। यानी ये जो सवाल आपके परीक्षा में ऐसे आया था, एक तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते थे, और दूसरा तरीका जो हम आपको अभी बताएंगे आप उससे भी कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है वो जान लीजिए। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि हमें ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है, तो हमें ए और बी का अनुपात 7:9 दिया गया है, और दूसरा हमारा क्या हो गया, तो बी अनुपात सी जो है वो कितना है, तो 15 और 7 का है। जब भी आगे चलकर आपको रेशियो में आपको एक बात बताएंगे, जब भी ऐसा सवाल आएगा आप डायरेक्ट गुना मारो, आमने सामने वाले एक दूसरे को काट देते हैं, अपोजिट साइड वाले एक दूसरे को काट देते हैं। ये वाला बी इस वाले बी को काट देगा तो आ जाएगा a/c, और उसी तरीके से ये 7 इसको काट देगा, ये इसको 3 बार में काटेगा, ये इसको 5 बार में, तो ये आ जाएगा 5/3। यानी ए और सी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 5:3 यहां से आया, 5:3 यहां से आया। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, 5/3 इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक सवाल आपका ऐसा भी आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक, चलिए अब ये वाला सवाल बता दीजिए, अभी आपको पढ़ा है x का मान 1/3 y है, y का मान 1/2 z है, हमसे x y z का मान पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल आपको पढ़ाया है और इसको बताइए। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों, सपोर्ट करिए हमारा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इस 60 दिन 60 मैराथन में जान लगा रहे हैं, आपके सपनों को हम जी रहे हैं, आपके सपनों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे लिए बस इतना करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पूरे भारत में आप जिस भी राज्य में हैं, जहां पर भी हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को शेयर करते हैं तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक शेयर होते रहता है, और ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है, हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। ठीक है, बहुत गजब पढ़ाते हो सर जी। पढ़ाते हैं तो बस शेयर करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस शेयर करना है। रोज रात 8:30 बजे लाइव रहना और शेयर करना है। चलो आ जाओ, x और y का रेशियो। अब सवाल यहां बोला गया, तो बोला गया सर भैया देखो x आ गया यहां पर, और ये y को नीचे लपेट के लेके आ जाओ। जैसे मानो कि अगर मैं यहां पर इस y को यहां से गायब कर दूं और यहां पर डिवाइड कर दूं, यहां पे मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से भाई, इस y को यहां से गायब कर दीजिए और y को यहां डिवाइड कर दीजिए, तो x अपॉन y की वैल्यू 1/3 है। उसी तरीके से इस z को यहां पर गायब कर दो और z को नीचे लेकर आ जाओ, तो y/z का मान कितना आ जाएगा, 1/2। यानी x और y का रेशियो आ गया, y और z का रेशियो आ गया। हमसे किसका पूछा गया, एक्स वाई जेड। अभी पढ़ाया था आपको कैसे निकालते हैं, क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो यहां पर साफ तौर पे लिखेंगे x और y का रेशियो, y और z का रेशियो। x और y का रेशियो कितना है, तो 1 और 3 है, तो यहां पर लिखेंगे 1 और 3। और y और z का रेशियो कितना है बताओ, तो 1 और 2 है, तो यहां लिखेंगे 1 और 2। हमने कहा सर तीनों का रेशियो चाहिए, यानी x y और z का चाहिए। कैसे करेंगे, अभी बताए थे मेथड आपको, अभी बताए थे कि नहीं बताए थे, बताइए। आप बोलेंगे सर सबसे पहले इनको लपेटिए, तो इनको लपेटेंगे तो 1 × 1 कितना आ गया, 1 आ गया। फिर उसके बाद यहां पर इनको लपेटो तो 1 × 3 कितना आ गया, तो 3 आ गया। और फिर उनके बाद इनको लपेटो, यानी 2 × 3 कितना आ गया, 6। 1 3 और 6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो आ जाओ, तो समझ में आ गया सवाल यहां पर कैसे हमने किया था। ठीक है, चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बताइए, ए और बी का अनुपात 2 और 3 का है, बी और सी का अनुपात 4 और 5 का है। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते चलेंगे और धीरे धीरे आपको नए वाले सवाल भी हम करवाएंगे, वो भी आपको मिलेगा देखने को। बताइए, ए बी का अनुपात 2-3 का है, बी सी का अनुपात 4-5 का है, ए बी सी का अनुपात कितना होगा बताओ। ठीक है भैया जी, आपसे बात करनी है, प्लीज पर्सनल नंबर दीजिए। बहुत बदमाश हो आप लोग, पर्सनल नंबर देते हैं ना, रात रात तक हमको नहीं छोड़ते हो आप लोग हैं। कोनो 2 बजे फोन कर देगा, सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा, स्ट्रेटजी बताइए ना। अरे भाई साहब मान जाओ, पूरा दिन जो है हमारा कॉल अटेंड करने में लग जाता है, बेतहाशा बच्चे एकदम पागल होते हैं। ठीक है, हर जगह से फोन कर रहे होते हैं, बताओ यहाँ पे गाइडेंस स्ट्रेटजी, गाइडेंस स्ट्रेटजी। 3-3 टेलीकॉलर तो स्पेशली इसी चीज के लिए मैंने लगा रखा है, बाकायदा उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चे का अगर ये समस्या है तो उसको ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन दो, ये समस्या है तो ये दो। आप कभी हमारे इंक्वायरी नंबर पर कॉल करो, आप हमारे उसमें से किसी भी बैठे व्यक्ति से पूछो कि सर हमको सीजल का स्ट्रेटजी बताओ, सीएचएसएल का बताओ, एक एक शब्द वो आपको बताएंगे जो हमने उन्हें बता रखा है। क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि दिन भर मैं बैठ के कॉल अटेंड करूं, और मुझे ये भी बात पता है कि एक बच्चे की समस्या है तो बेचारा कहां से सॉल्यूशन करे, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी ट्रेंड पर्संस को रख रखा है जो आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो कभी भी आपको जो है किसी भी तरह की समस्या है, आप बकायदा यहां पर हमारे इंक्वायरी नंबर पर फोन करके पूछेंगे, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। 850, ठीक है, 8506003399। पूरी की पूरी आईटी सेल जो है हमारी इस पर काम कर रही है, बच्चों को गाइड करने से लेकर हर तरीके से आपको पूरी सहायता दी जाएगी, आप परेशान ना हो। ठीक है, नंबर नोट कर लेना भाई। तो ए और बी का अनुपात है, बी और सी का अनुपात है, एबीसी का मान पूछा गया, एबीसी का मान बताओ कितना होगा। तो यहां पर एबीसी का मान हम बता देते हैं। सबसे पहले इनको गुना करेंगे तो 2 और 4 का गुना हो जाएगा 8, फिर आमने सामने गुना करेंगे 3 और 4 हो जाएगा 12, और फिर इनको आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 15, 8 12 15, करेक्ट आंसर है। अब एक और बात है, नंबर बता दिए तो इसका मतलब अभी नहीं कि अभी ये फोन करना शुरू कर देना, तसल्ली से सुबह 9 बजे के बाद करना, 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला सवाल देखो, मजा आ रहा है ना बस। अब देखो सीजल में एक और पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ए और बी का अनुपात 3 और 4 का है, बी और सी का अनुपात 6 और 5 का है। अब ए अनुपात ए प्लस सी का मान पूछा है, ए अनुपात ए प्लस सी का मान पूछा, आंसर बता दो जल्दी से। ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का अनुपात दिया है, ए अनुपात ए प्लस सी का मान पूछा, आंसर बताएंगे जल्दी से, कितना आंसर होगा। ठीक है,
आंसर बताओ, आंसर सभी को कमेंट करना है, ठीक है। उसकी कसम है, आंसर दोगे जल्दी से, बैठना नहीं है, कलम नहीं, कलम उठा के पूरा का पूरा आंसर करो। बहुत निकम्मे हो चुके हो, ठीक है। कंबल में हाथ नहीं निकलेगा ठंडी में, ठीक है। आंसर दीजिए, चलिए। तो बोलेंगे सर ए और बी का कितना मान है, 3 और 4 का है, और बी और सी का कितना है, 6 और 5 का है। जब तक ए बी और सी में एक समान तरीके से व्यवस्थित रूप से जो है रेशियो नहीं पता चले, हम नहीं बता सकते हैं इसका मान। यानी पहले हमें ए प्लस बी प्लस सी यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे, तो ए और बी का रेशियो हो गया, फिर उसके बाद हमारा बी और सी का रेशियो हो गया, ठीक है। मान पता करते हैं, मान पता करते हैं। तो यहां पर मान कितना है, तो बोलेंगे सर 3 और 4 का है। बी और सी का मान कितना है, तो 6 और 5 का है, ठीक है। और यहां पर पता करते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, यहां पे ए रेशियो बी रेशियो सी यहां पे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर इनका रेशियो 3 और 6 कितना हो गया, तो 3 इंटू 6, सबसे पहले इनको गुना करो, 3 इंटू 6 18, फिर उसके बाद यहां सामने गुना करो, 6 इंटू 4 24, ठीक है। और फिर इसको गुना करो, 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20 हो गया। अगर ये किसी संख्या से कट रहे हैं तो बाकायदा इनको काट दीजिए। अगर ये कट रहे हैं तो इनको काट दीजिए। जब आपसे कटेगा तो ये तो बोलोगे सर ये 2 से 9 बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा और ये 10 बार में। अब ये इनका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 9 12 15, यानी ए का मान 9 है, सॉरी 9 12 10, बी का मान 12 है, सी का मान 10 है। सवाल में क्या पूछा गया है, ए। पहले तो आपको लेना है ए, और फिर बट्टे में कितना लेना है, तो ए प्लस सी लेना है, ठीक है। ए का मान कितना है, तो 9 है, और ए प्लस सी का मान यानी 9 जमा 10 कितना हो जाएगा, 19, यानी आंसर 9/19 आएगा। बताओ और चढ़ावा चढ़ाओ ऑप्शन नंबर सी का, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार भाइयों, बहुत शानदार है। एक भी स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं है। देखकर मुझे ये बात काफी खुश हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। पेपर में भी ऐसे गलती नहीं करना है, 2 नंबर लेकर आना है एग्जामिनर से, अपना हक लेकर आना है। समझ में आ गया बात? गलती नहीं होने देंगे भाई साहब, ठीक है, गलती नहीं होने देंगे। 200 में 200 लेकर आएंगे, तभी तो एमईए बनेंगे। कहने से नहीं होता है, नंबर लाने पड़ते हैं, ठीक है। उन रातों से लड़ना पड़ता है जो मैं हमेशा कहता हूं। मेरी हमेशा इस बात को ध्यान रखना, आए दिन, जैसे जीवन का मेरा ये उसूल है ना, मैं बोलता हूं ढाल लो अपने अंदर इस बात को, ढाल लो अपने अंदर इस बात को कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा। बार बार बोलता हूं, याद रखो कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। ये बात होनी चाहिए भाई साहब अपने अंदर, ठीक है। बोल दो एसएससी वालों को, है दम तो फेल करके दिखा दो, हम तो हैं भैया, ठीक है। रैंकर्स गुरुकुल के स्टूडेंट, आदित्य सर के स्टूडेंट कंसेप्ट में भौकाल सीखते हैं और आंसर हर सवाल का सही देते हैं। है दम तो कोई ऐसा पेपर बना दो जिसमें 50 में 50 ना आए। उन्होंने हर पेपर में 50 में 50 लाया है, हम भी हर पेपर में 50 में 50 लेकर आएंगे, और हमारा ये आपसे प्रॉमिस है। बस मेहनत करो बढ़िया तरीके से, हम आपका पूरा पेपर में 50 में 50 का तैयारी करवा रहे हैं और करवाएंगे। ए और बी का अनुपात कितना है बता दो, तो 1 अनुपात 2 हो गया। बी और सी का अनुपात कितना है बता दो, तो बोलोगे सर 3 अनुपात 4 हो गया। सी और डी का अनुपात कितना है बता दो, तो 6 अनुपात 9 हो गया यहां पर। उसके बाद हमसे डी और ई का अनुपात बोला गया है, क्या बोला गया है, 12 अनुपात 16 बोला गया है। अब हमसे बोला गया है ए बी सी डी ई का मान बता दो, ए बी सी डी और ई का कितना आंसर होगा। अभी बताए थे सवाल को देखकर डरना नहीं है, जो डर गया सो मर गया, ये कहानी समझ लो यहां पे। तो कैसे करोगे सवाल को यहां पे, ठीक है, बताओ। ए बी है, बी सी है और सी डी भी है, डी ई भी है, पूरा लाइन से हम इनको लिख दिए हैं। ए बी सी डी का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इनको आपस में गुना करो। ये 4 लोग आपस में गुना होंगे, ये 4 लोग, तो बोलोगे सर 12 इंटू 6 72, ठीक है। 12 इंटू 6 72, और 72 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 72 इंटू 3 आपका, ठीक है, 216 हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो सर यहां पर ये 6 है और 12 इंटू 3 36 हो गया, तो 36 का 6 गुना 6 का क्यूब होता है, यानी 216। फिर उसके बाद अब आप एक के साथ इसकी मित्रता तोड़ो और आप यहां पर इनको ऐसे लेकर चलो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहां पर 12 इंटू 6 का क्यूब था, और 6 का क्यूब का 2 गुना, यानी यहां पर आ जाएगा 432। कितना आ जाएगा, 432 आ जाएगा। देखते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले क्या करना है, पहले इस लाइन के चारों संख्याओं को गुना करना है, तो 216 आ गया। फिर इस लाइन में 1 के जगह पर 2 लेना है, और 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 12, यानी ये आ गया 432। फिर उसके बाद अब इस लाइन के 2 लोगों को लेना है, तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 48, ठीक है। और 48 को वापस 12 के साथ गुना करेंगे, 12 8 96 के 6 9 हाथ में, 12 चौके 48,
और 48 और 9 कितना हो गया, तो 57, तो बोलेंगे सर 576 आ गया। ठीक है, 48 और 9 कितना हो गया, तो 57 हो गया। और उसके बाद अब इस लाइन के चारों संख्याओं को लिखेंगे। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 9 कितना हो गया, तो 8 इंटू 9 हो गया हमारा 72, और 72 का गुना किसके साथ, 16 के साथ। तो यहां पर लिख लो, चाहो तो आप यहां पर डायरेक्ट गुना भी लिख सकते हो और काटकूट कर सकते हो, अगर आपको काटकूट करना ही है तो। ठीक है, आप गुना करके काटकूट भी कर सकते हो। 72 इंटू कितना आ जाएगा दोस्तों, तो बोलोगे सर 72 इंटू कितना आ जाएगा, तो 72 इंटू 16 आ जाएगा। अब आप यहां पर कटिंग कर लो, रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म ले लो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आप जैसे इसको सबसे पहले काटो 36 के साथ, या आप 6 के साथ भी काटोगे ना। अगर मानो किसी बालक को गुना नहीं करना है, किसी को गुना नहीं करना है, तो और आसानी से इसको बनाया जा सकता है। जैसे इस लाइन के चारों संख्या को ले लो, 1 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 12 लिख दिया। दूसरे वाले लाइन में 2 3 6 12, तो यहां पर लिखोगे सर 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 12। तीसरे वाले लाइन में क्या कहा गया है, यहां पर 2 4 6 12। तीसरे वाले लाइन का देखो यहां पर है 2 4 और 6 और 12, लिख दो यहां पे 2 4 6 और 12 लिखते चलो सर। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12, ठीक है। और चौथे वाले लाइन में क्या है, 2 4 9 16, कितना है, 2 4 9 16। और उसके बाद यहां पर जो भी संख्या आपको लगता है कि काटने लायक है, आप उनको काट दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे मानो यहां पर आपने कहा कि सर देखो यहां पर 2 जो है, देखो यहां पर 12 है, 12 है, यहां भी 12 है, और यहां भी एक तरीके से देखो तो 4 सबसे पहले ढूंढो। 4 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा, 4 से काटोगे 3 बार में कटेगा, 4 यहां कट गया, 4 यहां कट गया, ठीक है। उसके बाद 3 देखो यहां पे, 3 यहां पर कट जाएगा पूरा का पूरा, या ऐसे बोलोगे तो सर ये पूरा का पूरा 3 खत्म, यहां का भी 3 पूरा का पूरा खत्म। 3 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे तो हमारा 3 बार में कटेगा। और पर देखिए कहीं पर आपको 6 जो है 6 मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 6 कैसे मिलेगा, तो यहां पर देखो, ठीक है, सबसे पहले यहां देखो तो पूरा का पूरा 6 खत्म हो गया, यहां भी पूरा का पूरा 6 खत्म हो गया। ये 6 इसको 2 बार में काटने वाला है, और 2 इंटू 3 कितना बना देते हैं, 6 बना देते हैं। अब यहां क्या बचा है, तो बोलोगे 1 इंटू 3 हमारा 3 बचा है। यहां क्या बचा है, 2 इंटू 3 हमारा 6 बचा है। यहां क्या बचा है, तो बोलोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 बच गया है। और यहां कितना बच गया है, तो सिर्फ और सिर्फ 16 बच गया है। तो 3 6 8 16 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और भी कुछ रेशियो बच गए हैं क्या, अच्छा 5 रेशियो थे ना, 1 3 6 12 लिख दिया, फिर 2 3 6 12 भी लिख दिया, फिर उसके बाद 2 4 6 12 लिख दिया, 2 4 9 12। एक यहां पर 2 4 9 12 होगा, ये वाला करेक्ट करो जरा, यहां पर 2 4 9 12 होगा। और फिर इसके बाद एक और आएगा 2 4 9 16, यहां पर आएगा 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 16, 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 16, ठीक है। ये हमारा आएगा वैल्यू यहां पर। और इसको कितने से हमने काटा था, तो इसका यहां पर 72 से हमने काटा था, 72 इसके अंदर भी हम काट देंगे। 72 कैसे काटेंगे, तो 9 चौके 36 इंटू 2 72, तो बचेगा कितना, 16 बचेगा। तो यहां पर लास्ट में आपका आ जाएगा, ठीक है, 12। यहां पर कितना बचेगा, यहां पर लास्ट में यहां 12 बचेगा, ठीक है। देखते चलो, मैं बता देता हूं एक बार, यहां बचेगा 12 और लास्ट वाले में बचेगा 16, ठीक है। यहां बचेगा, देखो एक और टर्म मिसिंग था, क्या था पहले, 1 3 6 12 1 3 6 12, 2 3 6 12 2 3 6 12, 2 4 6 12 2 4 6 12, 2 4 9 12 2 4 9 12, 2 4 9 16, तो 2 4 9 16। यहां पर कितने से काटा था, 12 छक 72 से, 12 छक 72 से, यहां भी 72 से काटा था, 72 से, तो इसमें 72 का भाग लगाएंगे तो 16 बचेगा। यानी 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। सीएचएसएल का पूछा गया सवाल था। अगला सवाल आप सभी के सामने है, बताइए। अगला सवाल आप सभी के सामने है, ए और बी का अनुपात 2 और 3 का है, बी और सी का अनुपात 4 और 5 का है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी का मान बताना है, आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ए बी का मान दिया है, बी सी का मान दिया है, ए प्लस बी और बी प्लस सी का मान पूछा है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ए रेशियो बी का जो मान है वो कितना है, तो 2 अनुपात 3 है, और बी रेशियो सी का जो मान है वो कितना है, 4 अनुपात 5 है। हमें किसी का कोई भी मान बताना है, ऐसा कोई भी इक्वेशन दिया गया है, तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पता करेंगे, ठीक है। यानी यहां से रेशियो पता करो, तो बोलोगे सर ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, बहुत आसान काम है। सबसे पहले इनको आपस में गुना करो, 2 इंटू 4 कितना आएगा, तो 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद इनको आपस में गुना करो, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, और फिर उसके बाद इनको आपस में गुना करो,
3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, 8 12 15। ए का मान 12 है, ए का मान 8 है, बी का मान 12 है, सी का मान 15 है। जो पूछा गया उसमें वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आएगा। पूछा गया है ए प्लस बी यानी 12 जमा 8 कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। बट्टे में रेशियो का मतलब होता है बट्टा, बी प्लस सी तो 12 और 15 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 20/27 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4, डी फॉर देवसेना, डी फॉर दिल मांगे मोर, डी फॉर DIG, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ अगला सवाल देखो। यहां पे अगला सवाल आपसे बोला गया है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस सी का मान 6, 7 और 8 का है। तो हमसे ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर 14 दिया गया है, सी का मान हमसे पूछा है, सी का मान बताएंगे। लाइक शेयर लाइक शेयर लाइक शेयर चलता रहना चाहिए दोस्तों। लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। लाइक और शेयर चलता रहना चाहिए। पहुंचा दो आज 2500 प्लस लाइक, 1700 लाइक हो चुके हैं। 2500 प्लस लाइक पहुंचा दो दोस्तों, 2500 प्लस लाइक पहुंचा दीजिए, मजा आ जाएगा फिर उसके बाद। आ जाओ सवाल में, ठीक है। तो सवाल में हमसे कहा गया, यहां पर सवाल में हमसे कहा गया कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए का मान दिया गया है। देखो तो बोलोगे सर देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी देखो, a प्लस बी की वैल्यू हमारी 6 है। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर b प्लस सी, देखो जिसके सामने जो दिया गया होता है वही उसका मान होता है। b प्लस सी के सामने कितना दिया गया, 7 दिया गया, तो इसका मान 7 है। c प्लस ए के सामने कितना है, तो बोलोगे सर c प्लस ए के सामने हमारा 8 है, तो इसके जगह पर कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब यहां पर देखो तो जरा आप तीनों को जोड़ो। जब आप तीनों को जोड़ोगे कहीं ना कहीं ये टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है। टाइम एंड वर्क में भी ऐसे ही होता था कि a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, b प्लस सी किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, c प्लस ए किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं, या मानो 15 दिनों में। फिर आप उनका एलसीएम लेते थे। एलसीएम 10 12 15 का 60 हो जाएगा या 120, 10 का 12 गुना, 12 का 10 गुना, 15 का 8 गुना। फिर जब आप इनको जोड़ रहे होते हैं तो a प्लस बी का मान 12 आता है, b प्लस सी का मान 10 आता है, c प्लस ए का मान 8 आता है। फिर माइंड में ये होता है कि तीनों को जोड़ना है, जोड़कर a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। उसमें से हम इसको घटाते जाएंगे तो a b और c का मान आता चला जाएगा। तो हमें भी यहां पर क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। तो a 2 बार आएगा, b 2 बार और c 2 बार, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 8 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। अगर इनका दोगुना 21 के बराबर है तो हम बोलेंगे सर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा, 2 से भाग कर दो यानी 10.5 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। हमें c का मान पता करना है। जब a प्लस बी प्लस सी का मान 10.5 है तो यहाँ a प्लस बी का मान कितना है, तो बोलोगे सर a प्लस बी का मान हमारा है 6। अब इसमें से इसको घटा दो तो a से a खत्म, b से b खत्म, कितना आ जाएगा c। 10.5 में से 6 चला जाएगा तो कितना आएगी c की वैल्यू 4.5। और 4.5 को आप चाहो तो बोलोगे सर ये 9 का आधा है, यानी 9/2 भी लिख सकते हैं। 6 7 8 है ना, 8 7 15 और 6 21, 10.5 आ रहा है। 10.5 आ रहा है। लेकिन अब यहां पर देखो a प्लस बी प्लस सी का एग्जामिनर ने हमें जो मान दिया है वो हमें 14 दिया है। अब एग्जामिनर ने हमें 14 दिया है तो हम यहां से अपने आंसर को सुधार सकते हैं। कैसे, अब हम यहां पर एग्जामिनर को ये बात बोलेंगे कि देखो भाई साहब जो आपने दिया है वो हमें रेशियो दिया है, और यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि रेशियो मतलब 10.5 का मान हमारा कितना है, 14 है। तो 10.5 का मान 14 है तो कितना गुना है। अब आपको यहां गुना करके देखना पड़ेगा, उतना ही गुना यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आपको एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा। और वो करेक्शन क्या होगा, वो यहीं पर देखो, आपको यहीं पर थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। समझेंगे मेरी बात को। जैसे मानो हमने यहां पर आंसर लेकर आ गए ना, अब असल में हमारा a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया था, 10.5, और हमारे सवाल में a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया था, 14 दिया गया था। यानी इसका कितना गुना है ये बताओ पहले। 10.5 को कितने के साथ गुना किया गया है कि 14 मिला है, 10.5 को कितने के साथ गुना किया गया है कि 14 मिला है। तो आप बोलोगे सर 10.5 को कितने के साथ गुना किया गया है। जैसे मानो मैंने कहा 10.5 का मतलब क्या होता है, 10.5 का मतलब होता है 21/2। 21/2 को अगर हम x के साथ गुना करते हैं तो हमें 14 मिलता है। 7 का 3 गुना, 7 का 2 गुना, तो x की जो वैल्यू आएगी 2 × 2 4/3, यानी हमें जो है हमारा रेशियो अपने आप का 4/3 के साथ गुना हुआ है। अगर ये संख्या 4/3 के साथ गुना हुई है तो जो हमारा जो c का मान आया है 9/2, उसको भी हमें किसके साथ गुना करना पड़ेगा, 4/3 के साथ गुना करना पड़ेगा।
पड़ेगा। 3 से इसको 3 बार में काटेंगे, 2 से इसको 2 बार में काटेंगे, 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर थोड़ा सा और इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं तो इतनी सभी बातों को हटाओ आप। यहाँ पर a प्लस बी का मान इतना है, b प्लस सी का मान इतना है, c प्लस a का मान इतना है। एक काम करो, जब आप तीनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, और कितना मिलेगा, उसका दोगुना। उसका दोगुना कितना है, तो बोलोगे सर 8 7 15 6 21। एक पल के लिए आप ऐसे समझ लो ये 6x है, 7x है, 8x है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 21x। फिर यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है 21/2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21/2x। फिर आप बोलोगे सर 21/2x का ही मान सवाल में कितना दिया गया है, 14। आप और आसानी से समझ पाएंगे। 21/2 का मान कितना है, तो 14 है। यानी आप यहां पर लिख लीजिए कि सर 21/2x का जो मान है वो कितना है, 14 है। 2 से काटेंगे या 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे 3 बार में, x की वैल्यू 2 इंटू 2/4, यानी x की वैल्यू 4/3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/3। यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, x की वैल्यू 4/3। अब मुझे बताओ, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 21/2x है और a प्लस बी की वैल्यू 6x है, तो अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है तो इन तीनों के मान में से a और b के मान को घटा देंगे तो c का मान निकल जाएगा। बोलोगे हाँ। 21/2 का मतलब कितना होता है, 21/2 का मतलब 10.5 होता है, और 10.5 में से 6 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 4.5 बचेगा। ठीक है, 10.5 में से 6 को घटा देंगे, 4.5 बचेगा। यानी c का मान कितना है, तो c का मान 4.5x है। c का मान कितना है, 4.5x है, तो 4.5 इंटू x का मान कितना था, 4/3। 4.5 को क्या लिख सकते हैं, तो 9/2 लिख सकते हैं, और x का मान कितना था, 4/3, तो यहाँ पर 4/3 के साथ गुना कर दिया। 3 से हमारा कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, तो आंसर कितना आया, 6। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 8 कैसे आएगा मेरे भाई, 8 7 15 6 21, 21 का मतलब हो गया 10.5, अच्छा साढ़े, यहां पर यार बार बार गलती हो जा रही है मुझसे, आज माफ करना। यहां पर सी का मान जो है 16, देखो यार साढ़े, यहां पर एक बात समझो, 10.5 है ना, और 10.5 में से जो अब आप यहां पर कितना घटाओगे, 10.5 में से आप 6 घटाओगे तो 10.5 में से सही तो है, गलत क्या है, 10.5 में से 6 घटाओगे 4.5 ही तो आएगा। ठीक है, 4.5 ही तो आएगा, दिक्कत क्या है, 4.5 ही तो आएगा, 9/2 है, सही है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू किया था बेसिक सवालों के साथ और अब हम आपको मेंस लेवल का भी क्वेश्चन करवा दें। x³ माइनस y³ रेशियो x² प्लस xy प्लस y² की वैल्यू दी गई है 5:1। x² माइनस y² रेशियो x माइनस y की वैल्यू 7:1 दी गई है। तो हमसे बोला है 2x रेशियो 3y का मान कितना होगा, बता दो। ठीक है, 2x रेशियो इतना का मान कितना होगा, बता दो जल्दी से। मेंस का क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, बता देंगे आंसर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बताइए। x³ माइनस y³ रेशियो देखो, अब देखो यहां पर सवाल में एक एक बात को समझो। बोलोगे सर x³ माइनस y³ डिवाइडेड बाई कितना है, तो डिवाइडेड बाई x² प्लस xy और प्लस कितना हो गया, y²। वैल्यू कितनी दी गई है, तो वैल्यू हमारा 5:1 दी गई है। अब यहां पर उस बच्चे को सबसे ज्यादा समस्या होगी जिसको क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता है। क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा परेशान होगा। क्यों, क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए कि सर यहां पर समझिएगा मेरी बात को, x का क्यूब माइनस वाई का जो क्यूब होता है बराबर होता है x माइनस वाई इंटू x² प्लस y² प्लस xy के। ये बात आपको पता होना चाहिए कि क्यूब को हम इस तरीके से एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। उसी तरीके से जब आप यहाँ x³ माइनस y³ लिख रहे थे तो आप इसके स्थान पे इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते, बोलते कि सर x³ माइनस y³ किसके बराबर, तो x माइनस वाई इंटू x² प्लस y² और प्लस कितना हो जाता है, xy के। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है, जैसे आपने क्यूब लिखा ये पूरा का पूरा इसके साथ कट जाता, तो आप बोलते सर x माइनस वाई की जो वैल्यू आई है वो हमारी 5 आ गई है। यहां से बन जाता आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, यहां से बन जाता आपका पहला इक्वेशन, समझिएगा। फिर उसके बाद यहां पर कहा गया है दूसरा वाला इक्वेशन, समझिए। दूसरा वाला आपसे कहा गया है कि x के स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर को डिवाइड करना है x माइनस वाई के साथ और इसकी वैल्यू 7/1 है। तो यहां पर अब जैसा कि आपको पता है कि a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। वीडियो पसंद आते रहे तो लाइक करते रहेंगे।
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिखेंगे। और बट्टे में क्या था, तो बट्टे में हमारा एक्स माइनस वाई था, हम उसको लिख देंगे। ये पूरा का पूरा इसको काट देगा, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो 7 आ गई। ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 7। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 है, ठीक, और x प्लस वाई की वैल्यू 7 है। अब यहां पर देखोगे जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस वाई से माइनस वाई खत्म हो जाएगा, x और x 2x आएगा और 7 5 12 आएगा, तो 2x का मान 12। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि सर 2x का मान कितना है, 12 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6, और y का मान कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, आपका y का देखो 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 6 में से घटाओगे तो 5 आएगा। लेकिन अभी हमें x और y का मान नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ पर 2x और 3y का मान चाहिए। तो सवाल में हमसे कहा गया है कि 2x और बट्टे में 3y का मान कितना होगा, तो x का मान 6 है, तो 6 का 2 गुना 12 हो जाएगा। y का मान 1 है, तो 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 4:1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, और सीजीएल मेंस में रेशियो में किसको इन्वॉल्व किया गया था, तो अलजेब्रा को। अलजेब्रा का फॉर्मूला दिया गया था, उसको तोड़ करके आप यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू लेकर आते, फिर x प्लस वाई की वैल्यू लेकर आते, दोनों को जोड़ते तो x और y का इंडिविजुअल मान निकलता, और फिर उसके अंदर से आपका जो सवाल दिया गया था उसको पता करते। क्लियर है ये कंसेप्ट, बताओ जल्दी से। ठीक है, लाइक करते रहो भाई, वीडियो को लाइक करते रहो। अब एक और क्वेश्चन देखो, सीएचएसएल का बढ़िया सवाल है आपके सामने। a प्लस बी का रेशियो दिया गया है रूट ए बी के साथ 4:1। हमसे कहा गया है ए बी का मान कितना होगा। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है। a प्लस बी का मान दिया गया है, ठीक है, और रूट अंडर ए बी का मान हमें यहाँ पर दिया गया है। बताते चलो आंसर कितना होगा। रूट ए बी का मान यहाँ 4 है और हमसे कहा गया है ए और बी का मान कितना होगा। कोई स्टूडेंट क्या सोचेगा सवाल को देख के कि यार एक काम करते हैं, ए का मान ऑप्शन से उठा लेते हैं। तो ऑप्शन भी देखो तो रूट में दिया गया है, ऑप्शन भी देखोगे तो रूट में दिया गया है। नया सवाल है, कैसे करोगे, बोलोगे सर बहुत आसान काम है, a प्लस बी को हमें डिवाइड करना है रूट अंडर ए बी के साथ। तो a प्लस बी को रूट ए बी के साथ डिवाइड करेंगे, कितना दिया गया है, 4/1। कुछ नहीं करना, आपको दोनों साइड देखो यही मान दिया गया ना, आप क्या करो दोनों साइड वोल स्क्वायर कर दो। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो मिलेगा आपको a प्लस बी का वोल स्क्वायर, और बट्टे में कितना मिलेगा, बट्टे में आपका ए बी मिलेगा, ये बराबर होगा 4/1 के। ठीक है, 4/1 नहीं, जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये बराबर होगा 16/1 के। समझ में आ गया। हमने क्या किया, इसका वोल स्क्वायर कर दिया, यहां से स्क्वायर करने पे रूट खत्म हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और यहां पर 1 आ गया। ठीक, इसके बाद भी हमें आगे कुछ काम करना है, बताओ आगे कोई यहां पर एक तरीके से। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखोगे यहां पर तो फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो यहां से भी वैल्यू को निकाल सकते हो। अब यहां पर सॉल्व करो तो आप बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है, और यहां पर कितना a b होगा, तो बोलोगे सर प्लस 2ab होगा। कितना a b होगा, तो 2ab होगा, बराबर a b इंटू 16 कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 16ab आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 16ab आ जाएगा। सवाल को सॉल्व करते चलो देखो, ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो 16ab आ जाएगी। अब यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक लाइन और बोलोगे सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होगा 16ab में से 2ab चला गया तो 14ab के। कितना बराबर होगा, तो 14ab के बराबर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 14ab होगी तो आगे हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताओ। हमने ab की तो वैल्यू निकाल ली, लेकिन उसके आगे सवाल को हम कैसे लेकर आएंगे, बताओ यहाँ पे किसी को कोई आइडिया, या फिर इस सवाल को हम किसी और तरीके से लेके चले, ये बताओ। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे, कहां पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहां पर लगाओगे, मुझे ये बात तो बताओ। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, कहां पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे, बताओ, गेस करो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कहां पर लगाएंगे, और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के लिए एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है, देखो इस सवाल को या तो आप ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हो या फिर आपको शुरू में कट आउट करना पड़ेगा। अगर इस सवाल को आगे इस तरीके से हल करोगे तो लंबा इक्वेशन पड़ सकता है। थोड़ा सा अपने बुद्धि का विकास करना पड़ेगा। और करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, समझना मेरी बात को, आपको यहाँ पर यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर 2 से गुना करोगे तो ये इसको काटेगा और अनुपात कितने का आएगा, तो 2/1 का आएगा। कितने का आएगा, 2/1 का। उसके बाद क्या होता है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपने पढ़ा होगा, और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ा होगा तो आपने एक बात को समझा होगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो है क्या। तो अगर मैं बोलूं कि a/b का मान हमारा 3/1 है, जब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं तो ऊपर वाले को दोनों को ऊपर जोड़ देते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं और नीचे क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर दोनों को जोड़ देते हैं और नीचे क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। ये होता है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, कि पहले दोनों को जोड़ा फिर दोनों को घटाया, दोनों को जोड़ा दोनों को घटाया। सेम काम यहां भी करना है। अब सेम काम करना है तो बोलोगे सर पहले दोनों को जोड़ोगे तो a+b तो था ही था, ठीक है, a+b तो था ही था, उसमें क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे 2√ab को, उसमें क्या करेंगे 2√ab को जोड़ देंगे। और सेम काम क्या करेंगे, यहाँ पर a+b तो था ही था, उसमें 2√ab को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए सेम काम यहाँ पर 2 में 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और यहाँ 2 में 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। आपने काम कर दिया, इतना बढ़िया है। चलो अब उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो असल में ये किसका रूट है। अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर अगर हम यहाँ पर इसको सही तरीके से इसको लिखें तो हम कह सकते हैं सर ये √a प्लस √b। समझेंगे मेरी बात को, ये √a प्लस √b का क्या है, तो होल स्क्वायर है। और नीचे वाला क्या है, तो √a माइनस √b का क्या है, होल स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि √a का स्क्वायर a√b का स्क्वायर b प्लस 2√ab, √a का स्क्वायर a√b का स्क्वायर b माइनस 2√ab बराबर सेम तरीके से अभी रहेगा 3/1। हमने क्या किया, ऊपर वाले को रीअरेंज किया है रूट के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर हम लिखते हैं तो इसको अगर आगे लिखे तो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे देखो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझेंगे। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा √a प्लस √b डिवाइडेड बाई √a माइनस √b। और स्क्वायर रूट करने पर क्या होगा, इन दोनों का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 3 का रूट कितना हो जाएगा, √3, और 1 का रूट कितना रहेगा, तो अभी हमारा 1 ही रहेगा। 1 का रूट हमारा कितना रहेगा दोस्तों, तो 1 का रूट हमारा 1 ही रहेगा। अब जब हमारा यहाँ पर ये कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो जब हमारा ये फॉर्म आ गया ना, तो इसमें वापस से हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा देंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, वापस से कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा देंगे, या अगर आप चाहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करना तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर करके कर सकते हैं। आपको तो a और b का अनुपात चाहिए तो आप यहाँ पर वापस से चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हो। जैसे अगर मैंने आपको ये बात कहा कि यदि a प्लस b, देखो यहाँ पर इस बात को समझो, CND रूल क्या होता है। जैसे मैंने कहा a/b जो होता है वो बराबर है हमारे 3/2 के मानो, ठीक है, a/b। तो एक बार इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे ना तो एक बार ये दोनों आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, 3 में से 2 घटाओगे तो 1। और दोबारा से इसी में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या होगा कि ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ोगे, प्लस b और माइनस b खत्म हो जाएगा तो ऊपर आपका 2a आ जाता है, ठीक है। और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओगे तो a में से 1 खत्म हो जाएगा और b माइनस माइनस b आ जाता है 2b बराबर होगा 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 5 में से 1 घटा दोगे 4 आ जाएगा। ये 2 से तो यहाँ पर ये 2 खत्म हो जाता है और ये वैल्यू आ जाती है हमारी 3/2, यानी हमें वही मिल जाता है जो हमें शुरू में दिया गया था। तो किसी संख्या में 2 बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने से वापस में वही संख्या आ जाती है। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं। तो लगाएंगे तो एक बार √a और √b है, √a है, दोनों को खत्म करेंगे तो ऊपर 2 बार √2a आ जाएगा। यानी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो यहाँ पर बोलोगे सर ऊपर √a बचेगा और नीचे √b बचेगा। और ये बराबर होगा कितने, तो √3 + 1 के ऊपर में, और नीचे किसके बराबर होगा, तो नीचे बराबर होगा √3 - 1 के, ठीक है। ये तो हमारा √a और √b का मान दिया गया है। सवाल में तो हमसे a और b का मान पूछा है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो बोलोगे सर a/b बराबर √3
+1 का क्या, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो बोलोगे सर √3 + 1 का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फर्दर आप एक लाइन और ऐड करोगे तो बोलोगे सर √3 + 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √1 का स्क्वायर सर 1 होता है, और प्लस कितना होता है, तो यहाँ पर असल में स्क्वायर नहीं दिया गया। अब जब इनका स्क्वायर नहीं दिया गया तो इसको हल कैसे करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलोगे √3 + 1 का इसका होल स्क्वायर, √3 का 3, 1 का 1 यानी 4, प्लस कितना हो जाएगा 2√3, और नीचे आ जाएगा आपका 4 - 2√3, ठीक है। और उसके बाद वापस में 2 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, 2 से जब काटोगे तो बोलोगे सर ये 2 + √3 है, और यहाँ नीचे 2 - √3 है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले a + b से वैल्यू निकाली थी, फिर उसके बाद रूट की वैल्यू आई थी, रूट के बाद आपको √a + √e की वैल्यू मिली थी, उसका आपने स्क्वायर किया था तो आपको ये वैल्यू मिला था यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद जब आपने a और b की वैल्यू निकाली तो आपको a और b की वैल्यू मिली, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक। चलो समझ में आ गया, एक एक स्टेप आपको अपने पेपर पे ध्यान रखना है, ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे चलकर गलती हो सकती है, पेपर का पूछा गया सवाल है। चलो आ जाओ, एक इजी से सवाल के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं, एक आखिरी सवाल होगा, ठीक है। दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, यहां पे समझो। सवाल में कहा गया है, एक स्टूडेंट कहते हैं इनइक्वालिटी को देखो। इनइक्वालिटी को देखने की क्या जरूरत है, हमें इनइक्वालिटी का कहीं पर इस्तेमाल ही नहीं है। अगर आप यहां पर इस सवाल को ऑप्शन से जाते तो ऑप्शन से जाने के माध्यम में आप 2 ऑप्शन तो सबसे पहले काट देते। आप बोलते कि सर देखो ए जो है ना, देखो ए जो है वो बड़ा है बी से और बी बड़ा है 0 से, यानी यहां पर ए तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, ये कट जाएगा, ये भी बिल्कुल का बिल्कुल कट जाएगा, यानी या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा और ऑप्शन नंबर सी होगा, यही हो सकता है। लेकिन ऑप्शन के आधार पर 100% सही कौन है वो आप नहीं बता सकते थे, इसलिए आपको इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना ही पड़ता, क्योंकि अच्छा सवाल था, ठीक है। अच्छा सवाल था। यहाँ पर कोई भी 2 ऐसी संख्या आपको पकड़ में नहीं आएगी जिनको जोड़ने पर 4 आ जाए और गुना करने पर इतना आ जाए। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि इस सवाल को ऑप्शन के माध्यम से चले जाओ, जैसे ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 को आपने काट दिया, बच गए आपके 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर उठाओ, जैसे मानो अगर इस सवाल को बाई ऑप्शन करते हो तो आप और आसानी से कर सकते हो। बाई ऑप्शन करोगे तो आपको इतना लफड़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस सवाल को और आसानी से कैसे लपेटोगे वो समझो। आप सीधा का सीधा बोलोगे सर ए बी से बड़ा है, यहां पर ये संख्या माइनस में है प्लस में है, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये माइनस में है प्लस में ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या ऑप्शन नंबर सी हो सकता है यहां पे, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा गया कि इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को गुना करो और रूट लगा दो, रेशियो इतने का आएगा। सेम काम हमने ऑप्शन नंबर 1 के साथ किया, हमने कहा इन दोनों को जोड़ते हैं, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो √3 प्लस में √3 माइनस में ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो 2 × 2 कितना आएगा, देखो यहां पर a + b, और हमें निकालना है √√ab, ठीक है। हम खुद से निकाल रहे हैं, तो a + b का मान कितना होगा, √3 खत्म, a + b का मान हमारा 4 आ जाएगा, और √ab का मान कितना होगा, तो रूट लगा दो। a का मान अगर हमारा यहाँ पर 2 + √3 है और b का मान यहाँ पर 2 - √3 है, तो यहां पर हम बोलेंगे सर ऊपर 4 का 4 आएगा, रूट हमारा लगेगा ही लगेगा। a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो यहां पर बोलोगे 2 × 2 सर 4 का स्क्वायर में से √3 का स्क्वायर यानी 1 आएगा, और कितना आ जाएगा 4/1, और दिया कितना है तो 4/1। तो आप उस केस में बोल पाते कि हाँ सर 100% हमारा आंसर करेक्ट आ गया, तो बाय यूजिंग ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन से जाते तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ कितने का था, तो मात्र जो है ये सवाल 3 सेकंड का था, मात्र मुझे लग रहा है यहाँ पर 3 सेकंड का था, लेकिन कब, बाय यूजिंग ऑप्शन। बाय यूजिंग ऑप्शन, इस बात का ध्यान रखें। तो पेपर में क्या होता है कि दोनों तरह के अप्रोच आपको लेकर चलने पड़ते हैं। अगर मानो कि आपको ऑप्शन वाला तरीका आ रहा है तो आप तो सेकंडों में आंसर टिक कर दोगे, और ऑप्शन वाला तरीका नहीं आ रहा तो आपको पूरा बेसिक से सवाल को हल करना पड़ेगा। परीक्षा में हमेशा ऐसे टेक्निक्स ही काम आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपको दोनों तरीके बताएं। पहला तो हमने आपको बताया कि ऑप्शन से भी कर सकते हो, और दूसरा आप इसको बेसिक से हल करते हो। तो रेशियो के आज के सेशन को मुझे लगता है यहीं पर वाइंड अप करना सही रहेगा, बहुत लंबा सेशन हो गया है, और बाकी जितने भी सवाल हैं जो मेरे पास हैं वो हम लोग कल करेंगे। कल का सेशन और इंटरेक्टिव होगा क्योंकि कुछ हम नया कंसेप्ट आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत सारे अभी ऐसे क्वेश्चन है जो CHSL में आए हैं, देखो यहाँ पर, जिसको हमें हल करना है। थोड़े से आड़े टेढ़े सवाल बहुत सारे, ये वाला टाइप स्पेशल है जिसको मुझे कल की क्लास में बताना ही बताना है, ठीक है। ये वाला टाइप
टाइप ऐसा है जो अभी लेटेस्ट पूछा जा रहा है, सीजीएल 2020 का ये सवाल है, 2/3 ऑफ ए बराबर इतना % ऑफ बी बराबर इतना ऑफ सी। तो ये सभी के सभी सवाल जो है हम सभी के सभी करने वाले हैं कल के सेशन में, फिर परसों के सेशंस में, और बहुत आसान आसान भी टाइप है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहो। और आज के सेशन का जो पीडीएफ है हमारा वो कहाँ पर मिलेगा, तो हमारे दोनों टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, हमारा पहला टेलीग्राम है रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम है, और दूसरा हो गया मैथ्स बाय आदित्य रंजन। जितनी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, जो जो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस होती हैं, सब कुछ हमारे दोनों के दोनों टेलीग्राम पर मिलेंगे। जो पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, और जो यहाँ पर हम एक तरीके से आपको पढ़ाने के साथ साथ जो क्लासेस के नोटिफिकेशंस होते हैं कि आपको लाइव कब आना है कब नहीं, वो सब कुछ हमारे पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाती है। डाउनलोड करेंगे तो मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2 दिन नहीं आए थे, उसका पूरा नुकसान का हम भरपाया करके जा रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ते हैं। 2.5 घंटे का सेशन लिया है आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, हर जगह पर शेयर करें, और हमारी इस 2.5 घंटे की एनर्जी को सवारत करें। साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस साल हम लोग 10 लाख का टारगेट लेकर चल रहे हैं, 10 लाख सब्सक्राइबर्स। 1 महीने के अंदर अच्छे खासे 2 लाख से 2.5 लाख तक पहुंच रहे हैं हम। ठीक है, तो हमें लगता है कि हम आराम से जो है 10 लाख तक पहुंच सकते हैं, अगर आपका प्यार रहा, सपोर्ट रहा, यही आशीर्वाद रहा तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो भी बच्चे हैं जो अलग अलग एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं और उन्हें कंप्लीट मैथ का चाहिए, या साथ में जो इस बार के सीजीएल मेंस के भी स्टूडेंट थे, ठीक है, जिन्हें लग रहा है कि नहीं यार इस बार मेंस में मेरा नहीं होगा, अगली बार मुझे ट्राई करना है एसएससी को या और अदर एग्जाम्स को लेकर, तो वो मेरा मैथ का कंप्लीट मैथ रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं हमारे अपने एप्लीकेशन से। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन नाम है। ये 2 इंक्वायरी नंबर हैं, कॉल करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट मैथ का रिकॉर्डेड सेशन है। पिछली क्लास में मैंने आपको क्लास नोट्स भी दिखाई थी कि कितनी मोटी क्लास नोट्स है, इसकी प्रैक्टिस शीट्स हैं, सब कुछ आपको इस बैच में मिलता है। पूरा का पूरा मेरा जो है एक तरीके से 1 साल के मेहनत बनाकर जो कंटेंट मैंने बनाया है वो पूरा का पूरा आपको इस बैच में मिलेगा। पूरी प्रैक्टिस शीट, पूरी क्लास नोट्स मिलेगी आपको। ठीक है, और फीस इंडिया में सबसे कम, सिर्फ उतना जो इसकी एक तरीके से नोट्स की वैल्यू है, जितना उसको प्रिंट करवाने में खर्चा आएगा उस तरीके से बस उतना ही रखें ताकि आपको ज़्यादा लोड ना आए। तो 699 रुपये में कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, पूरी वीडियो मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, और क्लास नोट्स की साथ के साथ आपको जो है वैलिडिटी भी लाइफ टाइम मिलेगी। 1 महीने की वैलिडिटी नहीं है, 2 महीने की नहीं है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, तो ध्यान रखें इस बात का। साथ में हमारे सभी टीचर्स का आप कॉम्बो भी ले सकते हैं जो लाइव बैच है, जैसे जिनका टारगेट नेक्स्ट ईयर का सीजीएल है, सीएचएसएल है, जो अगली बार के लिए बिल्कुल 0 से हीरो लेवल पढ़ना चाहते हैं, मैथ भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, वो सभी चीज़ें आप यहाँ से कवर अप कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग पढ़ाएंगे विक्रमजीत सर, अनिल सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। कॉम्बो बैच लेंगे जो कि 20 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, तो उसकी फीस 2100 रुपये है। ये सभी चीज़ें हमारी कहाँ से मिलेंगी, तो हमारे अपने एप्लीकेशन से, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। तो जाइए, एनरोल करिए जिन्हें करना है, और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। और हमारे तरफ से कोई भी कमी नहीं आएगा, किसी भी अन्य तरह का कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप आराम से तसल्ली से जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। मैं आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगले वीडियो में, अरे मेरा कोई बर्थडे नहीं है राहुल कुमार, ठीक है, चिंता मत करो। यहाँ पे जो मेंस वाला एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है, उन बातों का भी ध्यान रखें। आज की वीडियो में जो कंसेप्ट बताएं उससे कई गुना ज़्यादा कल की वीडियो में बताऊंगा, परसों की वीडियो में, क्योंकि कल की वीडियो में स्ट्रैटेजी वीडियो का हम नहीं डील करेंगे। उससे क्या होता है कि सारे सेशंस बहुत लंबे हो जाते हैं, तो मैं सिर्फ उन्हीं सेशंस में रखता हूँ जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होते हैं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सके। तसल्ली से हर एक बात को फॉलो किया करो, जितनी बातें मैं बताता हूँ उसको सुना करो। जो मेरी पीछे की सभी वीडियोज़ हैं, 60 दिन 60 मैराथन अभी चला रहा हूँ, उसके पहले 16 दिन 16 मैराथन चलाई है, 30 दिन 30 मैराथन चलाई हैं, उनको जाकर देखो। प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, जितना मेरे से आप कंसेप्ट ले सकते हो उतना ज़्यादा मुझसे सीखने की कोशिश करो, ताकि आप अपना पेपर क्वालिफाई कर पाओ, आप ऑफिसर बन पाओ। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो मन लगाकर। आप सभी के लिए मेरे तरफ से दिल से दुआ है, सभी का सिलेक्शन हो, भगवान खुश रखे आप सबको। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ठीक है।